हम्म देखो, हम लोग ने जर्नल एंट्री देख लिया कि जर्नल एंट्री बनता कैसे है, वो देख लिया। हम लोग ने लेजर एंट्री सीख लिया, कैसे वो बनाते हैं वो सीख लिया। अब देखो, ये जो दो एंट्री होता है, जैसा मैंने पहले कहा था कि अकाउंटेंसी इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस का मेन पर्पस क्या है, और जो अकाउंटिंग एंट्रीज होती है वो दो स्टेज में होती है। एक स्टेज आपका रिकॉर्डिंग स्टेज है, और ये फर्स्ट स्टेज। और दूसरे स्टेज में रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग है, ये स्टेजेस नहीं है। ये स्टेजेस तो अलग अलग हैं, ये कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। अब इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो फॉलो करना है, ठीक है। अब जो स्टेजेस होते हैं ये रिपोर्टिंग के, रिकॉर्डिंग के तो हम लोगों ने देख लिए, अब ये रिपोर्टिंग के स्टेजेस होते हैं। जैसे अगर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं या रिकॉर्डिंग के भी स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहले जर्नल है, जो इसको हम लोग प्राइमरी रिपोर्टिंग कह सकते हैं, फर्स्ट एंट्री बोल सकते हैं इसको, वो जर्नल का। उसके बाद फिर ये लेजर होता है। लेजर के बाद फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। सिर्फ ट्रायल बैलेंस नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, दो स्टेज में बनता है। एक होता है अनएडजस्टेड, अनएडजस्टेड अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। और उसके बाद फिर हम लोग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो वो हम लोग देखेंगे इसको। हम लोग ने जर्नल एंट्रीज पढ़ लिया, लेजर पढ़ लिया। अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में होता क्या? ट्रायल बैलेंस में बेसिकली लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स होते हैं, ठीक है। अब इट contains cash, bank balance, ensures arithmetical accuracy of book transaction, typically prepared yearly, but can also be more frequently, like monthly, quarterly, और हाफ ईयरली, ये भी हो सकता है। shows amount of receivable and payable add in preparing final account। अब देखो, क्या है कि मान लो कि एक रवि है कोई बंदा, उसका एक किराने का एक शॉप है, ठीक है। अब उसने किराना शॉप शुरू किया, सपोज कर लो कि कुछ अमाउंट से शुरू किया। लेट्स टेक कि उसने ₹50,000 से उसने शुरू किया है किराने की दुकान। अब उसमें सेल्स भी हुआ, मान लेते हैं, सपोज करो कि 5,000 का सेल्स हुआ। उसके बाद उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में उसका खर्च हुआ। फिर मान लेते हैं उसने रेंट दिया होगा, तो रेंट में मान लेते हैं 5,000 खर्च हुआ। उसके बाद फिर उसने कुछ इन्वेंट्री परचेज किया होगा, सपोज करो कि 2,000 का इन्वेंट्री परचेज किया। इसी तरह कुछ कैश इन हैंड होगा उसके पास, और बैंक बैलेंस भी होगा, स्टार्ट किया है। ये जो अमाउंट है, तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं इसका। जैसे क्या करेंगे, पहले कैश अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और ये 50,000 इस अकाउंट में आ गया, सपोज करो। ऐसे देखते हैं, जैसे सपोज करो ये 50,000 से इसने शुरू किया, राइट। अब आपको जर्नल एंट्री करना, जर्नल एंट्री आप बनाएंगे। तो आप कैश को क्या करेंगे, कैश अकाउंट को आप डेबिट करोगे 50,000, है ना। 50,000 डेबिट करोगे। उसके बाद आप क्रेडिट किसको करोगे, ओनर्स इक्विटी को। इसको आप 50,000 क्रेडिट करोगे, करोगे। अब इसी तरह फिर आपने रेंट दिया, तो रेंट दिया आपने, सपोज करो कि 5,000 आपने रेंट दिया। तो आप कहाँ से दिया, कैश से दिया। तो कैश आपका क्या हुआ, कैश
यहाँ पे क्रेडिट होगा, ये डेबिट होगा, है ना। तो रेंट दिया आपने 5000, तो ऑब्वियसली ये जो डेबिट अकाउंट में जाएगा रेंट, तो आपने 5000 डेबिट कर लिया इसको। हाँ? जब आप प्रिपेयर करते हो अकाउंट, जब आप प्रिपेयर करते हो तो एक बनाते हो आप जर्नल, फिर क्या करोगे आप, ये इसका एक सेपरेटली अकाउंट बनाओगे। जब सेपरेटली, अब इसको रवि को कैसे पता चलेगा कि मेरे किस अकाउंट में कितना पैसा है, ये कैसे पता चलेगा। रवि को ये जानना जरूरी है कि उसके किस अकाउंट में, प्राइमा फेसी जब देख रहा है तो वो देख करके ये पता करे कि उसके अकाउंट में कितना पैसा है। वो कैसे पता चलेगा, कितना मुझे देना है, कितना मुझे किसी से लेना है, कितना मैंने खर्च किया रेंट पे, और कितना मैंने बनाने में खर्च किया, ये हम लोग कैसे जानेंगे, ये हम लोग जानेंगे ट्रायल बैलेंस से। तो बिना ट्रायल बैलेंस के हेल्प के पता नहीं चलेगा। आप सपोज करो कि ये आपका कैश अकाउंट है, इसका लेजर है, कैश अकाउंट का लेजर है। अब इस कैश अकाउंट के लेजर में बहुत सारी एंट्री है। मान लेते हैं कि ये 50,000 आपका यहाँ पे डेबिट है ओनर सिक्योरिटी का, या फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, रेंट दिया, तो ओवरऑल उसमें कितना कैश अकाउंट का क्या स्टेटस है, यहाँ पे कैश अकाउंट के अलावा बैंक अकाउंट इसका क्या स्टेटस है, इसमें कितना पैसा है। तो ट्रायल बैलेंस से हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग को एक एक इमेज मिलता है, एक हेल्प मिलता है फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए, कितना कितने सारे जो लेजर अकाउंट में कितने कितने उसमें अमाउंट बचे हैं, कौन से डेबिट बैलेंस में, कौन क्रेडिट बैलेंस में। विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस देन वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, फिर आपका बैलेंस शीट बनेगा। तो ये थर्ड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज इज जर्नलाइजिंग, देन पोस्टिंग, पोस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज ए preparing ledger, and then we go for preparing trial balance, that is also called unadjusted trial balance। ठीक है, बुक में आपके दिया होगा ग्रॉस ट्रायल बैलेंस और नेट ट्रायल बैलेंस। ये एक्चुअल में कोई टर्म नहीं है, आपको कहीं अकाउंटेंसी में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा ये अनएडजस्टेड, अनएडजस्टेड, अनएड अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ये ऐसे मिलेगा। और फिर आपको मिलेगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ये दो चीजें मिलेंगी आपको। ये एक्चुअली अकाउंटेंसी का जो टर्म है इसमें बुक में दिया हुआ है, लेकिन बुक में आप वैसे वो चीजें आपको कहीं भी आपको अकाउंटिंग के टर्म में, जब आप व्हेन यू गो इनटू डीप डेप्थ ऑफ द अकाउंटेंसी विल नॉट फाइंड दैट पर्टिकुलर टर्म, बट हेयर यू विल फाइंड अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। आप कभी बैंक का देखना, आप बैलेंस शीट आता है तो उसमें न्यूज पेपर में तो आप देखोगे अनएडजस्टेड और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस करके आता है उसमें। ठीक है, ग्रॉस और नेट नहीं आता है ट्रायल बैलेंस के सेंस में, बट आपके बुक में दिया हुआ है, मे बी दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, तो हम लोग को वो पढ़ना है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे कि हम लोग कहाँ थे। चलो, अब ये हो गया लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बनाते हैं हम लोग। तो एक चीज बताओ मुझे कि जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं एक रवि की किराना स्टोर की बात करूं कि 31 मार्च 2024 को आपको कुछ डेटा दिया गया, ठीक है, उसके ट्रायल बैलेंस बनाने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस ट्रायल बैलेंस को मान लेते ये आपके पास डेटा है, सपोज करो सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट में ये क्रेडिट बैलेंस होगा। सेल्स अकाउंट, अब यहां से आप लोग एक चीज सुन लो, ये इसलिए मैंने दिया है कि ये आपके बिल्कुल ही माइंड में रहना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये पर्टिकुलर चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आएंगे थोड़ा ट्विस्ट होकर आएंगे, तो ये आपको याद रखने। ठीक है, अब जैसे देखो कि इसमें जो सेल्स रेवेन्यू होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट अकाउंट रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। सेल्स जो अकाउंट रहेगा लेजर का या ट्रायल बैलेंस का, वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस में रहेगा। रेंट हमेशा डेबिट बैलेंस में रहेगा। अगर ये क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, इसका मतलब है आप एडवांस में दे दिए या आपने ज्यादा दे दिया या एंट्री रॉन्ग है। उसी तरह अगर इसमें आपने ज्यादा दे दिया है, अगर ये डेबिट में दिखा रहा है, मतलब आप पे ड्यू है, आपने बेचा का, आप तो लॉस में हो। तो उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका डेबिट में रहेगा। कैश इन हैंड हमेशा डेबिट में रहेगा, कैश इन हैंड का मतलब है कैश अकाउंट।
इसका मतलब है ये वाला फॉर्मूला। तो ये पैसा अगर इसमें नहीं है तो माइनस में है, कैश इन हैंड है, तो ये कभी भी आपका क्रेडिट बैलेंस नहीं रहेगा, कैश इन हैंड। बैंक बैलेंस उल्टा होता है, ये माइनस में है, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट है। ठीक है। डेटर मतलब जिससे मुझे पैसा लेना है, रिसीवेबल, तो डेटर हमेशा डेबिट में रहेगा। अगर पैसा जिससे लेना वो क्रेडिट में रहेगा, मतलब रॉन्ग एंट्री है। आपको पहले प्राइमा फेसी देख करके समझ जाना है कि अगर डेटर मेरा कभी भी डेबिट में, क्रेडिट में नहीं रहेगा, हमेशा डेबिट में रहेगा। क्रेडिटर अगर आपका डेबिट में है, इसका मतलब पैसा आपने ज्यादा दे दिया, उसको प्लस में दे दिया, आपने एडवांस में दिया है। ठीक है। इन्वेंट्री हमेशा डेबिट में रहेगा क्योंकि रियल अकाउंट है, डेबिट में रहेगा, माइनस में नहीं जा सकता है। और रवीज कैपिटल, क्योंकि ये कैपिटल लाइबिलिटीज है एक तरह से, तो ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस में रहेगा। ये आपको हमेशा ये बिल्कुल ही अपने माइंड में रखना है। तो जब कभी हम लोग इसका अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए बैठे, ठीक है, ट्रायल बैलेंस अगर बनाने के लिए बैठेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इस रवि रवि का रवि किराना स्टोर, सर, बोलिए सॉरी टू बोलिए। इंटरप्ट। हाँ सो हाँ ये बोलिए। बैंक बैलेंस है जो यहाँ पे दिख रहा है, वो हम हाँ कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं? ये रवि के बुक में रहेगा, राइट? हाँ हाँ, अभी रवि के बुक अकाउंट से सोच रहे हैं हम लोग। हाँ, तो रवि के बुक में रहेगा, तो बैंक बैलेंस मुझे बैंक डेबिट मतलब बैंक से मुझे लेना है पैसा 10,000 रुपया, वैसे तो आप सोचूंगा ना मैं। अभी अभी बैंक में आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप ये भूल जाइए कि अभी आप बैंक में काम कर रहे हैं। आप अभी रवि की दुकान के देख रहे हैं, आप मतलब खुद ऑडिटर हैं। रवि के दुकान में देख रहा हूँ। तो हाँ फिर बैंक से मुझे पैसा लेना है, इसलिए मेरा उसका डेबिट बैलेंस है 10,000 रुपया, वैसे समझ के चलो ना मतलब। हाँ, ये डेबिट का मतलब क्या हो गया, आपका कैश अकाउंट है, ये आपका कैश हाँ, बुक है। ठीक है, तो कैश और कैश बुक बैंक में में, एक ही समझ के चलता हूँ, बैंक में हाँ पैसा रखूँ या फिर हाथ में करेक्ट, रखूँ। हाँ ये दोनों तो एक फिर ही है। मेरे लिए डेबिट डेबिट हो गया मतलब। तो आपने हाँ अभी ओवरड्राफ्ट बोला, तो ओवरड्राफ्ट तो मेरे को पैसा देना पड़ेगा ना बैंक हाँ, को। तो ये अगर क्रेडिट में है आपका, ये क्रेडिट में है कैश बुक, इसका मतलब है कि ओवरड्राफ्ट हो गया ना। अगर मान क्रेडिट लीजिए, में रहेगा तो ओके। ओके, क्रेडिट में रहेगा तो ओवरड्राफ्ट हो गया ना मतलब। ओके, ओके, मेरे को लगा डेबिट में आप बोल रहे थे, ओवरड्राफ्ट। नहीं, क्रेडिट में रहेगा। ठीक है। तो अब यहाँ ठीक है। देखो, ये रवि का हम लोग ने ये अगर बनाना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लेजर बनाएंगे। ठीक है। इसका अगर ये सारे क्या हैं, ये आपके क्या हैं, दिस पर्टिकुलर थिंग इज व्हाट, कोई एक मुझे बताएगा कि ये क्या है, ये व्हाट इज ऑल अबाउट, दिस डेटा इज ऑल अबाउट, टेल मी व्हाट what is this, this is data, what I mean, it's a journal entry, it's a ledger entry, it's a what kind of data is all about, क्या डेटा है ये। लेजर एंट्री। लेजर एंट्री, वेरी गुड, ये लेजर एंट्री है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। whenever it is asking to prepare something like ये ट्रायल बैलेंस, इट्स मीन्स ट्रायल बैलेंस है, तो ये लेजर एंट्री है, ये लेजर की एंट्री। तो हम लोग क्या करेंगे, लेजर एंट्री बनाएंगे। अब लेजर एंट्री में यहाँ तो बना दिए, यहाँ पे कोई डेट वेट नहीं है अभी। ठीक है। और यहाँ पे आप LFB लिख सकते हो, ठीक है ना, लेजर फोलियो नंबर भी आप डाल सकते हो। यहाँ पे आप डालोगे डेबिट, यहाँ पे डालोगे आप क्रेडिट। ठीक है। अब ये लेजर एंट्री आपने सेल्स अकाउंट में डाला, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट है बैलेंस, तो यहाँ पे आप 50,000 लिखोगे, है ना। उसके बाद रेंट आपका आ गया, रेंट आपका डेबिट में है तो आप यहाँ पे 5,000 लिखोगे। उसी तरह आपका इलेक्ट्रिसिटी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपका हमेशा डेबिट में रहेगा। तो डेबिट क्योंकि एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट में रहेगा, और जो प्रॉफिट है वो क्रेडिट में रहेगा। तो ये सारे आपके एक्सपेंसेस हैं, ये सारे डेबिट में जाएंगे, जितने पैसे आपके जा रहे हैं ये नहीं, ये डेबिट में जाएंगे। अब आते हैं कैश इन हैंड, मतलब कैश जो आ रहा है हमारे पास, तो कैश अगर आता है तो हमारा डेबिट बैलेंस में रहता है, तो यहाँ पे हम लोग ने कैश अकाउंट बना लिया। ठीक है। अब यहाँ पे बैंक बैलेंस है, तो बैंक बैलेंस में मतलब ये भी हमारा डेबिट बैलेंस में है, डेबिट में ही रहेगा 10,000, राइट। अब उसी तरह जितने भी आएंगे ये एंट्री आएंगे। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? चलो इस चीज को मैं एक ऐसे दिखाता हूं आपको।
सपोज करो ये हम लोग ने बनाया, तो ये लेजर अकाउंट, ये डेबिट और ये क्रेडिट पार्ट। सेल्स पार्ट में रेवेन्यू कितना है 50,000 इसने दिया, बोला ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। हम लोग बस एक सेग्रीगेशन कर देंगे इसका, कि सेग्रीगेशन हो गया कि ये मेरा ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, रेंट मेरा एक्सपेंसेस कितना है 5,000, मैंने ठीक है बना दिया 5,000। फिर मुझे इलेक्ट्रिसिटी को कंसिडर करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोगों ने कंसिडर किया। फिर हम लोग को कैश इन हैंड कंसिडर करना है, तो कैश इन हैंड कंसिडर किए। उसके बाद बैंक बैलेंस कंसीडर करना है, बैंक बैलेंस कंसीडर किए। फिर डेटर, जिनसे पैसा हम लोगों को रिसीव करना है, वो भी डेप्ट है, ठीक है ना, वो उनके लिए तो मुझे ये रिसीव करना है, तो ये भी हम लोगों ने कर दिया। लास्ट में ये जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट, ये आपका 70,000 यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये जो 70,000 आ गया, ये आपने ट्रायल बैलेंस बना दिया। ये एक तरह से आपका क्या हो गया, आप ऐसे समझ सकते हो कि इसको ग्रॉस ही बोलो आप, ये अनएडजस्टेड है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टमेंट क्या होगा, जब हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तब वो एडजस्टमेंट होगा। अब सपोज करो कि इसमें से एक एंट्री आपने ये ट्रायल बैलेंस बनाया, आपको बाद में पता चला कि इसमें से कुछ जो इन्वेंट्रीज थे, जो इसमें से कुछ डिफेक्टिव निकल गए, सपोज करो 2,000 के डिफेक्टिव निकल गए इसमें से, आप फिर एक लॉस ड्यू टू डिफेक्टिव करके एक अकाउंट बनाओगे और इसको फिर आप क्रेडिट में डालोगे 2,000। उसके बाद जितना बैलेंस आता है इन्वेंट्री में, वो एंट्री फिर आप यहाँ पे लिखोगे इन्वेंट्री में माइनस करके, तब वो होगा एडजस्टेड। ठीक है, तब वो कहलाएगा क्या, एडजस्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने जो चीजें देखे, वो हम लोग ने देखा कि ये ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। अब आते, ये आपको मैंने एक बैकग्राउंड बता दिया कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, कैसे बनता है। ठीक है, अब आ जाओ कि जब आप बुक में पढ़ोगे, क्योंकि पढ़ना है, हो सकता है क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, तो फिर हम लोग को इसको कंसीडर करना होगा। ठीक है, हाँ क्लोजिंग बैलेंस, हाँ जी ठीक है। ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, कैलकुलेट द डेबिट एंड क्रेडिट टोटल ऑफ ईच लेजर अकाउंट, जो हम लोग ने अभी देखा। समराइज रिसिप्ट एंड पेमेंट इन कैश बुक, मतलब ये जो अकाउंट हम लोग ने देखा समराइज, ये कैश इन हैंड, इसका मतलब है कि ये सारे एंट्री को होने के बाद ये समराइज करके दिया हुआ है, इसमें कितने एंट्रीज हैं, कैश का जो जो भी एडजस्टमेंट हुआ है, कितने कैश खर्च किए, कितने हम लोग ने पेमेंट किए हैं, वो सारे एंट्री होने के बाद उसका बैलेंस दिखा रहा है 2,500। ठीक है, तो summarize the receipt and payment in cash book, distinguish cash, bank and discount column, list all account names from the ledger, adding cash, bank and discount account from the cash book onto a statement, record the debit and credit total for each respective account, conclude by totaling the debit and credit column, ensure all steps are executed as per specific date। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए जल्दी यस नो कीजिए। ठीक है, बाकी हेमंत के अलावा और किसी को नहीं समझ में आया क्या? प्लीज कमेंट्स, आगे बढ़े, समझ में आया? नो प्रॉब्लम, और भी बताओ लोग। अमरीक थैंक्स। पॉइंट 3 रिपीट, लिस्ट ऑल अकाउंट्स नेम, जो हम लोग ने अभी पूरे अकाउंट्स का डिटेल्स बनाया ना, उसका ही है। वेरी गुड, ये देखो ये लिस्ट ऑल अकाउंट नेम है ना, अब ये किराना स्टोर का इतने ही एंट्री हुआ है, इतनी ही अकाउंट में, तो जो जो एंट्री, जो जो हेड इफेक्ट हुआ है, जितने भी हेड इफेक्ट हुए हैं, वो उनके सारे लिस्ट डाउन कर लिए। ठीक है, अब देखो, अब एक एग्जाम लेते हैं तुम लोगों का। चलो, ये तुम्हारे बुक में ना ये क्वेश्चन है कि ऑन 31 मार्च 2022 द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ वेरियस लेजर, ठीक है, टोटल वेरियस लेजर अकाउंट एंड रिसिप्ट पेमेंट साइड ऑफ कैश बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑफ मिस्टर भगवान दास। ये देखो, अब इसका ये क्वेश्चन है, अब इसको आपको एंट्री बनानी है। कैसे बनाओगे एंट्री?
चलिए आप दो चार एंट्री मुझे यहाँ से बताते जाओ, मैं वैसे ही लिखते जाता। अब आपको मैंने एक बैकग्राउंड बता दिया तो अब आपको ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हेलो, am I audible? आवाज आ रही है मेरी? ओके, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इसको एंट्री करना चाहेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लेजर बनाएंगे। लेजर बनाएंगे ना, ग्रॉस टीबी बनाना है, हाँ ग्रॉस टीबी बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट करना या फोलियो नंबर देना उसका, यहाँ पे क्रेडिट होगा। तो लेजर क्या हो गया, भगवान दास कैपिटल। यहाँ पे डेबिट क्या करोगे आप, यहाँ पे 10,000, और टोटल यहाँ पे आप क्रेडिट साइड कितना करोगे, 1,35,000, है ना। फिर उसी तरह आप ड्राइंग अकाउंट बनाओगे, यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट में 25,000 डेबिट साइड है। अच्छा एक चीज मुझे बता दो, यहाँ पे ये ड्राइंग अकाउंट में अगर क्रेडिट है तो इसका मतलब क्या है, अगर ये क्रेडिट बैलेंस में है तो इसका मतलब क्या है। If drawing balance is in credit balance, then what will happen? ड्राइंग बैलेंस कभी भी क्रेडिट बैलेंस में नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ओनर्स ड्राइंग है। ओनर जितने पर्सनल खर्च के लिए इसमें से पैसा लेता है तो उस अकाउंट से डेबिट होता है। अब ये अकाउंट जब डेबिट हुआ इस अकाउंट से, तो ये हमेशा डेबिट में रहेगा, ये क्रेडिट हो ही नहीं सकता है। क्रेडिट हो रहा मतलब कि एंट्री रॉन्ग है, और अगर क्रेडिट होना भी है ना ये पैसा, तो ये कैपिटल में आएगा, ना कि ड्राइंग अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो जब कभी भी इसमें ड्रॉ करते हैं ना, विड्रॉ, ओनर, एज ए ओनर आप अगर विड्रॉ करते हैं, ये इफेक्ट डालेगा आपका कौन सा, ड्राइंग अकाउंट डालेगा। लेकिन अगर आप क्रेडिट, अगर आप सोच रहे कहीं पर आपने देख लिया कि ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट, अब आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब आप मेच्योर हो गए हैं अकाउंटिंग के टर्म में। अब नाउ यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टर्म ऑफ अकाउंटेंसी वट एवर इट इज गिवन इन योर बुक। तो अब आप कंफ्यूज कभी नहीं करोगे, आप फटाक से बता सकते हो कि कौन सा डेबिट में होना चाहिए, कौन सा क्रेडिट में होना चाहिए। तो ड्राइंग अकाउंट अगर ये ओनर्स के जितने भी विड्रॉ करेगा ये हमेशा डेबिट में रहेगा। ठीक है, ये डेबिट में रहेगा। उसके बाद अगर आप परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट कभी भी आपका क्रेडिट है, इसका मतलब क्या है कि आपको रिटर्न करना है, ये एक्सपेंसेस है। परचेज अकाउंट इज एक्सपेंस। ये क्या है, 4,000 आपका परचेज, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये रिटर्न है, आपने रिटर्न कर दिया, ये क्लेम करेंगे। ठीक है, देखो परचेज अकाउंट ना, ये रिटर्न एक तरह का। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, ये फिगर दिया हुआ है सारा कि सेल्स है यहाँ पे। चलो इसको ऐसे देखते हैं, यहाँ पे बोला डेबिट साइड में कह रहा है कि भगवान दास कैपिटल है, इनका क्रेडिट साइड 35,000 है और ये 10,000 है। उसके बाद फिर यहाँ पे ड्राइंग है 25,000, 15,000 स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2021। परचेजेस है 1,90,000 और 4,000 इनका क्रेडिट साइड भी है। तो अब अगर इसको अगर आप एडजस्ट करोगे, बनाओगे, तो कैसे बनाओगे, इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, चलो ये देखो, हम लोग ऐसे बनाएंगे। भगवान दास कैपिटल था, 10,000 डेबिट में रखेंगे, और ये ग्रॉस है, याद रखना ये ग्रॉस है, क्योंकि इसमें हम लोग ने जो डेबिट में था वो डेबिट में रखा, जो क्रेडिट में था वो क्रेडिट में रखा। अभी तक हम लोगों ने कहीं से कोई चीज नहीं किया, जो एंट्री जैसे थी उसको सिर्फ एडजस्ट कर लिया डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड बना करके। दिस इज कॉल्ड ग्रॉस ट्रायल बैलेंस। अब अगर इसको आप माइनस कर दोगे इसमें ना, ये 1,25,000
है ना, ये एज इट इज, यही एज इट इज, इसमें से आप माइनस कर लोगे 1,86,000, ठीक है। परचेज रिटर्न यहाँ पे ये भी इसके साथ एडजस्ट कर लोगे, तो ये आपका, जैसे यहाँ पे दो एंट्री देख लो, कस्टमर्स, कस्टमर्स का मतलब क्या हो गया, कस्टमर का मतलब हो गया रिसीवेबल, कस्टमर का मतलब रिसीवेबल, डेटर्स हैं ये, सप्लायर का मतलब क्या हो गया, पेबल, ठीक है। कार तो आपके एसेट्स ही हो गया। XYZ बैंक में कैश इन हैंड इतना है, अभी कैश इन हैंड डेबिट में इतना है और क्रेडिट में इतना है, तो आपका एक्चुअल में कैश इन हैंड कितना है, 5,000। तो ये आप किसके थ्रू बनाते हैं, नेट ट्रायल बैलेंस। अभी आप जो देख रहे हैं डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड, ये ग्रॉस ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। अब देखो इसको, इसी क्वेश्चंस को हम लोग अब नेट वाले में देखते हैं कि इस वाले नेट नेट में क्या होगा इसका एंट्री। देखो यहाँ पे भगवान दास ये दिया हुआ है ना, ये वापस से यही क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन को वैसे एग्जैक्टली दे दिए हैं। अब इसका नेट बैलेंस बनाना, हम लोगों ने ग्रॉस सीख लिया, अब इसको नेट ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो क्या एंट्री होगा। देखो नेट ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, वो एडजस्ट कर लिया हम लोगों ने 10,000, फिर ड्राइंग इसका एज इट इज हुआ, फिर स्टॉक एज इट इज है, परचेजेस ये देखो एडजस्ट किए, यहाँ पे परचेज रिटर्न एडजस्ट किए, सेल्स एडजस्ट हुआ, फिर यहाँ पे कैश इन हैंड, अभी मैंने बोला था कि मैनेज करते हैं, एडजस्ट हुआ। उसी तरह ये सारे को जब एडजस्ट करके ये मैच करा देते हैं ये फिगर, ठीक है, इसको ही हम लोग नेट करते हैं। यानी कि नेट का मतलब क्या हो गया कि अगर ऐसे समझो कि आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया, जैसे किराना ने स्टार्टअप शुरू किया, 5,000 से शुरू किया, ठीक है। उसमें आप सपोज करो कि हार्दिक ने बुक स्टॉल बनाया, 5,000 का बुक स्टॉल से स्टार्टअप शुरू किया, 2,000 रुपीज का उसने क्या किया, बुक लिया। तो अभी कैश अकाउंट आपका क्या होगा, 5,000, इनका डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा, ओनर्स इक्विटी 5,000। उसके बाद आप फिर कैश अकाउंट को फिर से आप क्या करोगे, ये इन्वेंट्री अकाउंट, इन्वेंट्री आपने 2,000 का लिया है तो 2,000 डेबिट करोगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे। अब क्या है कि इस अकाउंट को मैं पूछूं कि हार्दिक मुझे अपना ट्रायल बैलेंस देना, तो आपके जो कैश अकाउंट है ना, कैश अकाउंट का जो लेजर है यहाँ पे, जैसे कैश अकाउंट का आपका जो लेजर होगा वो क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा 5,000 आया माइनस ये, माइनस 2,000 इन्वेंट्री में, बस ये दिखाएगा। लेकिन मैं बोलूंगा ट्रायल बैलेंस दो, तो ये माइनस कर करके जब ये एडजस्ट करेगा, ये एडजस्टेड एंट्री, ये माइनस करके मुझे देगा 3,000 है कैश इन अकाउंट में। ये वाला जो पार्ट है ना, ये सारा डेबिट क्रेडिट करने के बाद कितना बच रहा है उस अकाउंट में, इसको ही हम लोग ट्रायल बैलेंस करते हैं और इसको ही नेट ट्रायल बैलेंस करते हैं। आपने नेट करके दिया, जब तक आपके पास ये था आप नेट नहीं कर रहे तब तक ग्रॉस है। अब जब इसको एडजस्ट करके आपने बोला कि इस कैश अकाउंट में 3,000 बचा है, तो ये नेट ट्रायल बैलेंस बन गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन? सर हम्म जो पिछला क्वेश्चन था उसमें तो सेल 6,000 थी, पर इसमें 2,39,000 कैसे होगी सर? हम्म पिछले क्वेश्चन में क्या था? जो सेल्स थी वो 6,000 थी, जो ग्रोस ट्रायल बैलेंस बनाया था। अच्छा, ऐसा था क्या? चलिए देखते हैं, ये था ना क्वेश्चन, ओके। मिला? हाँ जी, हाँ सर, आप कैसे? आपने सिर्फ डेबिट वाला पार्ट देखा था, क्रेडिट वाला ओके पार्ट ओके, नहीं देखा था, ठीक है। राइट राइट। क्लियर यहां तक? किसी को कोई कंफ्यूजन? तो जल्दी से
यस नो करो, फटाक से आगे बढ़ना है। आज 2 चैप्टर मुझे हम लोगों को फिनिश करना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है आपको। चिराग यस, बाकी सारे लिखो यस नो। क्लियर, चलो ये हम लोगों ने सीख लिया ट्रायल बैलेंस बनाना। मुबारक हो, नाउ यू अंडरस्टैंड, नाउ यू कैन प्रिपेयर ग्रॉस बैलेंस एंड ट्रायल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ लेजर अकाउंट। अब आपके पास लेजर अकाउंट रहेगा तो फौरन आप बना लोगे कि अब तक आपको नहीं समझ में आ रहा था, ये नाउ हैव मेड इट इजी फॉर यू। तो अब ये हम लोग समझ गए। अब आते हैं हम लोग कि एरर कितने तरह का होता है। अब बहुत सारे एरर होते हैं, अकाउंटिंग बना रहे तो एरर तो हो गए। तो एरर को क्लासिफाई किया गया है, उसमें क्लासिफाई करके बताया गया कितने तरह के एरर होते हैं। बेसिकली जो एरर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है ना। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एरर, वन इज क्लरिकल एंड द सेकंड इज प्रिंसिपल एरर। तो क्लरिकल एरर, ये जो एरर है, ये एरर एक्चुअली में ये समझ लो कि ह्यूमन एरर है, ह्यूमन एरर। और ये प्रिंसिपल एरर है, ये एक तरह का सिस्टमैटिक एरर है। एरर में बहुत सारे ह्यूमन से जितने भी तरह के एरर हो सकते हैं वो एरर इस वाले इसमें आएंगे। तो एरर, क्लरिकल एरर को फर्दर कैटेगराइज किया है कि एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर, ठीक है ना। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर्स। याद रखना कि क्लरिकल एरर को ही कैटेगराइज करके 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर्स बोल दिया गया। और हर एक एरर को हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। अब एरर ऑफ जो ओमिशन है उसको कंप्लीट और पार्शियल ये दोनों हो सकता है। ओमिशन का मतलब मिस आउट कर गया, मतलब मिस आउट कर दिया। तो कभी आप कंप्लीटली मिस आउट करते हैं, कभी आप पार्शियली मिस आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एरर ऑफ ओमिशन को देखते हैं। चलो, तो क्लरिकल एरर को हम लोगों ने देख लिया। क्लरिकल एरर क्या है? अ क्लरिकल एरर रेफर टू मिस्टेक्स मेड ड्यू टू ओवरसाइट, मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसएडजस्टमेंट, misjudgment in the process of recording, posting or processing data, typically in the context of bookkeeping, clerical work or documentation. These error are unintentional, यहाँ पे वर्ड है unintentional, मतलब ह्यूमन ही होगा, and often result from human error rather than systematic issue, ठीक है। क्लरिकल एरर कैन अराइज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सिनारियोस। ये 3 सिनारियो, इस 3 सिनारियो के अंदर ही क्लरिकल एरर आता है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर्स, ठीक है। अब देखो एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है। फॉरगेटिंग टू एंटर अ ट्रांजेक्शन और रिकॉर्डिंग ओनली वन पार्ट। जैसे अगर हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि लेजर में जर्नल में बनाए कि कैश अकाउंट, सपोज करो कि अभी रवि के केस में रवि ने 50,000 से शुरू किया अपना बिजनेस, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी उसने जो दिया वो लेजर में उसने मिस आउट कर दिया। लेजर में आपने इलेक्ट्रिसिटी के अकाउंट में मिस आउट कर दिया, बट कैश में उसने लिख दिया कि 1,000 रुपया उसने डेबिट किया। तो ये क्या हो गया? ओनली पार्ट ऑफ इट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर ऑफ ओमिशन। कंप्लीट, कंप्लीट क्या हुआ? कंप्लीट का मतलब ये हो गया कि पूरे ट्रांजेक्शन ही को भूल गया कि अब इलेक्ट्रिसिटी जो दिया है इसका 2 इफेक्ट होगा, एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। तो अगर मान लेते हैं कि कैश अकाउंट मेरा क्रेडिट होगा और रेंट अकाउंट मेरा डेबिट होगा, 1,000 रुपया अगर दिया गया है तो ये कंप्लीटली मिस कर गया। हमारे ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस सेम रहेगा क्योंकि आपने दोनों एंट्री मिस कर दिया। अगर एक एंट्री करते तब आता, तो इससे कोई ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता जब कंप्लीटली मिस आउट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि इफ अ बिजनेस परचेजेस गुड्स बट डज नॉट रिकॉर्ड इन दिस ट्रांजेक्शन इन एनी ऑफ द बुक्स, इट इज कंप्लीट ओमिशन। जब आप कंप्लीटली दोनों एंट्री करना भूल जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन कंप्लीट।
complete error of omission. When we forget one part of entry of any particular transaction, तो उसको बोलते हैं पार्शियल। जब ये पार्शियल होता है तब ये इफेक्ट डालता है। ये इफेक्ट कहाँ करता है? ट्रायल बैलेंस में। अब सपोज करो कि आपने कैश अकाउंट में नहीं लिखा कि 1000 आपने रेंट आपने दिया है, तो जब आप टोटल करोगे तो आपका, जब टोटल करोगे तो इफेक्ट आएगा 1000 आपका माइनस हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपका माइनस होगा या प्लस हो जाएगा। ये ज्यादा क्यों आ रहा है? 1000 मैच नहीं करेगा, क्यों? कहीं ना कहीं आपका एरर आपने पार्शियली मिस कर दिया है, तब ये इफेक्ट डाल देगा। ट्रायल बैलेंस बोलेगा कि नहीं गड़बड़ है, तो ये आप फॉरन ही आइडेंटिफाई कर लेते हो। इसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि आपने कंप्लीटली मिस आउट कर लिया, तब आपको वापस से जर्नल में जाना पड़ता है। आप जर्नल में गए, फिर एक एक एंट्री को सर्च करते हो कि कोई मिस आउट तो डेट वाइज नहीं किया है। अगर मिस आउट हो गया, हाँ, अगर आपने जर्नल में भी एंट्री मिस कर दिया, तब कैसे करोगे? तब तो मुश्किल है। तब आपको वाउचर देखना पड़ेगा, सारे चीजों को रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। तो इसीलिए एक तरह का क्रॉस चेक है, दो दो एंट्री दिया जाता है, एक प्राइमरी एंट्री है, एक सेकेंडरी एंट्री है, कि आपको कोई एंट्री मिस आउट नहीं हो। अगर एंट्री मिस आउट हो जाता है जर्नल से भी, तब ये इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई विच काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन इज दिस, एंड इवन इट विल नॉट रिफ्लेक्ट on your trial balance. So when you have a entry in transaction in journal, then you can find it easily. तो उसमें भी अगर कंप्लीटली मिस आउट हो गया है तो ये थोड़ा सा, अब आपको सपोज करो कि 1 ईयर का, आपको सपोज करो ऑडिटर के पास 1 ईयर का है, 1 अप्रैल से लेकर के आपको 31 मार्च 2022 तक के लिए बनाना है। अब एक साल में 1000 कहीं से माइनस प्लस एक एंट्री आप भूल गए तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर टू द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई विच एंट्री इज दिस और विच एंट्री इज मिसिंग। तो लेकिन अगर पार्शियल है तो ये आपको दिखा देगा, यार मेरा माइनस प्लस हो रहा है कहीं 1000, देखो 1000 वाले जितनी एंट्री उनको खोजो और उनको खोज करके ये करो। अच्छा, ब्रांच, अभी एक चीज मैं बताता हूँ, देखो एक स्टोरी याद आ गई। मैं एक स्टोरी सुनाऊं मैं 5 मिनट्स में? यस सर नो, बोलो जल्दी। मैं बहुत साल पहले की बात है, when I was a audit and process manager, regional risk manager in ICICI Bank। तो मेरा छोटा भाई था, वो बैंक पीओ है, था उस वक्त। हमेशा वो फोन करता था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, समझ लो। तो नया न्यूली ज्वाइनिंग था, तो उसको कैश पे बैठाया था, कैश देख रहा था। तो वो हमेशा रात में फोन करता था, ऑटिस्कर्ट पे था, जिस होम लोकेशन से दूर था उसका, और ऑटिस्ट मतलब होम टाउन नहीं था। तो रात में हमेशा वो फोन करता था घर पे। एक दिन क्या हुआ कि उसने अपने तयशुदा टाइम में फोन नहीं किया। तयशुदा टाइम पे मतलब ही यूजुअली यूज टू कॉल मींस एट 9:30, बट उसने फोन नहीं किया। तो अब हम लोग को जब 10 o'clock से ज्यादा हो गया तो फिक्र होने लगी कि क्यों क्यों उसका फोन क्यों नहीं आ रहा है। तो फोन लगा रहे, वो फोन भी पिक नहीं कर रहा है। 10:30 के बाद उसने फोन किया कि मैं अभी भी ब्रांच में हूँ। तो मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों, क्या कर रहे हो तुम अभी? तो बोला कि मेरा ना कैश टैली नहीं हो रहा है, शॉर्ट कर रहा है, 80,000 शॉर्ट कर रहा है, 80 नहीं 45,000 शॉर्ट कर रहा है। तो वॉल्ट में अभी कैश नहीं गया है, हम लोग सारे लोग खोज रहे हैं पैसे को, कहाँ गया होगा, देख लो कहाँ गया होगा कुछ। तो नहीं, अब फिर बाद में हुआ कि ब्रांच मैनेजर बोल रहे कि नहीं आप अब आपकी गलती है, तो आपको अभी का अभी पैसा देना पड़ेगा, मैं वॉल्ट में पैसा कम नहीं रख सकता हूँ। ठीक है। तो मैंने बोला कि अभी एक काम करो, मेल करके या कुछ, बोला मेल करो कि, अब ब्रांच मैनेजर थोड़ा सा डिफरेंट था, अलग अलग लोग होते हैं। उसने कहा कि यार ऐसा है कि अभी देना पड़ेगा, अभी मैं वॉल्ट में कम पैसा नहीं डाल सकता हूँ। तो मैंने बोला ब्रांच मैनेजर से बात कराओ एक बार। ब्रांच मैनेजर से बात की, मैंने बोला कि आप लोग ने पहले चेक कीजिए, अभी से आप वो कहाँ से लाएगा, अभी तो न्यू ज्वाइनिंग उसके पास कहाँ से आएगा, आप पहले चेक करो।
तो नहीं, मुझे लगता है उसने ज्यादा दे दिया किसी कस्टमर को 45,000। तो फिर मैं उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ, रात के फिर वो 11:30 पौने 12 में फोन किया, और करने के बाद थोड़ा सा डिस्टर्ब था, फ्रस्ट्रेटेड। इट वाज हिज फर्स्ट जॉब एंड ही जस्ट न्यूली ज्वाइन, आई मीन 1 मंथ और 2 मंथ बैक। तो मैंने बोला अच्छा घबराओ मत। मैं सुबह सुबह फिर उस ब्रांच में पहुंच गया, मतलब जर्नी था 2-3 घंटे का होम टाउन से। फिर उस ब्रांच में पहुंचा, उसके ब्रांच मैनेजर से बात किया। ब्रांच मैनेजर सारे लोगों ने ये मान लिया कि ये जो था ये एरर ऑफ ओमिशन है, ये एरर ऑफ ओमिशन है इनकी तरफ से, और इन्होंने 45,000 कस्टमर को ज्यादा दे दिया। क्योंकि मैं ऑडिटर था उस टाइम में, तो मैंने बोला कि आप मुझे वाउचर दिखाओ सारा। तो बोले वाउचर तो मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि आप आउटसाइडर हैं, आप तो बैंक के हैं नहीं, तो मैं किसी और थर्ड पार्टी को वाउचर नहीं दिखा सकता। मैंने बोला मैं इसका भाई हूँ, आप मैं कर रहा हूँ, मैं एज ए बैंकर आपको मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर मुझे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा ना आपकी क्रेडिबिलिटी पे कि आप जानबूझ के इसको टारगेट तो नहीं कर रहे हैं। खैर उसने दे दिया मुझे वाउचर, और वाउचर जब मैंने निकाला तो मैंने 2-3 एंट्री निकाली, उसमें एक 45,000 वाले जितने थे मैंने निकाला। पता ये चला कि उसमें उसने जो किया, एक बंदे ने 45,000 का 2 वाउचर उसको दिया, सेम नाम से 2 वाउचर दिया 45,000 का उसको दिया, वो वाउचर में दिखा। मुझे इस पे डाउट हुआ, 2-3 वाउचर भी थे उसमें, लगभग 400 वाउचर थे उसमें, 40,000 के 10 थे। उस 45,000 में मैंने सेम नाम देख करके मुझे डाउट हुआ। मैंने बोला कि इनसे फोन करके ब्रांच मैनेजर को सिर्फ इतना पूछना कि आपने जो पैसा कल डिपॉजिट किया था कितना किया था, आप ये बताओ। आप ये मत पूछना कभी भी कि कल आपने पैसा जो जमा किया था कितना आया आपके, आप सिर्फ इतना पूछना कि कितना है, इसके अलावा आप कुछ मत पूछना, क्योंकि आप यू नेवर नो कि हाउ इज द कस्टमर, वेदर ही इज इंटेंशनली डूइंग दिस, और कभी होता है ना पैसा आ गया तो फिर कस्टमर निकाल लेता हो ना, ये मत पूछना। कस्टमर से पूछा गया, तो उसने बोला कि अरे कल मैं भेजा था 45,000 डिपॉजिट करने के लिए। तो मैंने बोला आप जल्दी से इनके अकाउंट में डेबिट मारो 45,000। उसने क्या किया, जिस कस्टमर ने जो डिपॉजिट करने आया था पे स्लिप में भरने के लिए, पेन स्लिप में, तो उस पे स्लिप में उसने क्या कर दिया था, पेन स्लिप में सॉरी, तो उसमें क्या किया, 2 वाउचर भरा और दोनों दिया, और उसी वक्त उसका फोन आ गया है। फोन जब वो रिसीव किया तो वो भूल गया कि एक एंट्री वो कर चुका है, उसके बाद उसको वैसे ही रख दिया, दूसरे को भी वो एंट्री करके उसमें 45,000 वो डेबिट कर दिया, उसके क्रेडिट कर दिया कस्टमर के अकाउंट में। तो उसने डबल एंट्री कर दिया। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया, ये ह्यूमन एरर है, ये एरर ऑफ ओमिशन है। तब वो आइडेंटिफाई करके डेबिट मार करके वापस से बैलेंस लिए। तब उसको बोले कि जब कभी करा करो तो जब कैश में हो तो फोन मत रिसीव किया करो कभी भी। इट्स अ थंब रूल कि जब आप वाउचर आपके हाथ में हो तो कभी भी फोन रिसीव मत करो, पहले वाउचर की एंट्री कर लो तब फोन लेना, अदरवाइज कोई एंट्री मत करना। तो ये एक एरर ऑफ ओमिशन था। ठीक है, ठीक थी स्टोरी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे से बहुत सारे हैं। मुझे ईगल अवार्ड, ईगल आई अवार्ड मिला। मैंने लगता है कि यूको बैंक का लगता है 1 मिलियन से भी 1 मिलियन 100 मिलियन से भी ज्यादा फ्रॉड बस्टिंग किया था, तो मुझे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले ईगल आई का। तो वैसे वैसे मैं बहुत सारी, मैंने पहले बुक भी लिखा था, मतलब व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग अ बुक ऑन हाउ टू प्रिवेंट बैंकिंग फ्रॉड, उसमें कुछ लिखा था, मैंने पूरा नहीं लिख पाया यार, फिर उसके बाद मन ही नहीं किया लिखने के लिए। पेपर बेस्ड यूको बैंक वाले, फिर हमारे पास एक और बैंक थे, उन्होंने मुझे खास ट्रेनिंग के लिए इस चीज के लिए बुलाया था कि फ्रॉड बस्टिंग कैसे होते हैं। एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने समझ गया कि एरर ऑफ ओमिशन कंप्लीट हो सकते हैं, पार्शियल हो सकते हैं। अब आ जाओ कि एरर ऑफ कमीशन क्या होता है। ओमिशन समझ गए, यस यस करके जल्दी लिख दो। एरर ऑफ ओमिशन मतलब कंप्लीट और पार्शियल। ठीक है, अब एरर ऑफ कमीशन आते हैं। वेरी गुड। अब चलो एरर ऑफ कमीशन आते हैं। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है कि देखो इसमें कुछ कुछ ट्रिगर पॉइंट दिए हुए हैं कि एरर ऑफ कमीशन क्या हो सकता है। व्हेन एन एरर इज कमिटेड टू रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन with the wrong amount or posting to the wrong side of the account, that is called error of commission। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। एक है कि अमाउंट करेक्ट है
बट आपने रॉन्ग साइड एंट्री कर दिया है, डेबिट का क्रेडिट में कर दिया। एक हो सकता है, एक चीज है कि अमाउंट करेक्ट है, रॉन्ग साइड है। कैसे? जैसे रिकॉर्डिंग कैश सेल्स एज ए डेबिट in customer account instead of credit. So this occur when a transaction is posted to the correct amount but in the wrong side, debit instead of credit or credit instead of debit. तो अमाउंट तो करेक्ट है लेकिन आपने डेबिट की जगह क्रेडिट में डाल दिया, ठीक है, या क्रेडिट की जगह डेबिट में डाल दिया। तो एक हो गया करेक्ट अमाउंट रॉन्ग साइड, दूसरा हो गया रॉन्ग अमाउंट राइट साइड। आपने अमाउंट तो डाला, आप सपोज करो कि 50,000 डालना था, आपने 500 ही डेबिट कर दिया या फिर क्रेडिट कर दिया, या फिर 500 करना था आपने 50,000 कर दिया, है ना। तो इस वाले केस में रॉन्ग अमाउंट राइट साइड। क्लियर? फिर आते हैं और क्या है, फिर है रॉन्ग अमाउंट रॉन्ग साइड। दोनों ही आपने, मतलब आपको एक तो आपको रेंट में करना था, आपने रेंट की जगह इलेक्ट्रिसिटी पे कर दिया। कितना करना था? 10,000, और आपने कर दिया 1,000 किया, और वो भी कर दिया क्या? इलेक्ट्रिसिटी में कर दिया। तो ये आपने क्या किया? रॉन्ग अमाउंट भी किया, रॉन्ग साइड भी किया। रिकॉर्डिंग रिटर्न, देखो यहाँ पे रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹2,000 एज ए डेबिट 20,000। दोनों ही, एक तो रॉन्ग अमाउंट भी चुन लिया और रॉन्ग हेड में ही कर लिया। फिर नेक्स्ट है टोटलिंग एरर इन सब्सिडरी बुक्स, मिस्टेक मेड व्हाइल समिंग अप द फिगर इन सब्सिडरी बुक्स लाइक जर्नल। जर्नल में एंट्री आपने गलत कर दिया। इनकरेक्टली टोटलिंग द परचेज रिटर्न फॉर द मंथ एज ए 1,50,000 व्हेन दे वर एक्चुअली 15,000। आपने टोटलिंग जो किया वहां पे आपको करना था टोटल, टोटल करके जो सम आ रहा था वो 1,50,000 आ रहा था, बट आपने नोट क्या किया? 1,15,000 ओनली। तो ये क्या है? ये टोटलिंग एरर इन सब्सिडरी बुक्स। जब आप टोटलिंग करते हैं तो एरर, ये ट्रिगर पॉइंट है। जब कभी कोई एरर आता है ना, तो कोई भी ऑडिटर होता है ना, बोलता है कि इस किस तरह का एरर है, पहले चेक करो। तो पहले ही पता चल जाता है कि एरर ऑफ कमीशन है। एरर ऑफ कमीशन है तो क्या क्या हो सकता है? रॉन्ग अमाउंट हो सकता है, रॉन्ग साइड हो सकता है, राइट अमाउंट हो सकता है, रॉन्ग साइड हो सकता है। तो रॉन्ग अमाउंट प्लस हम लोग ने और क्या कहा कि रॉन्ग अमाउंट राइट साइड हो सकता है। ये ट्रिगर पॉइंट है कि खोजते कैसे हम लोग, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो ये सारे ट्रिगर पॉइंट है कि इससे हम लोग ये चीजें हो सकते हैं। फिर है मिस्टेक इन बैलेंसिंग लेजर बैलेंस, एरर दैट अराइज व्हाइल बैलेंसिंग कैलकुलेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द डेबिट एंड क्रेडिट एज अ लेजर अकाउंट। सपोज कि एन अकाउंट that should have a credit balance of 25,000 is mistakenly shown with the debit balance of the same amount. आपको क्रेडिट बैलेंस में दिखाना था 25,000, आपने दिखा दिया डेबिट बैलेंस में 25,000। तो ये मिस्टेक इन बैलेंसिंग लेजर अकाउंट। क्लियर? ये सारे थे कौन? ये थे एरर ऑफ कमीशन। अब आते हैं हम वो कंपनसेटिंग एरर। ये क्या होता है कंपनसेटिंग एरर? ये कब आता है? when one error cancel out the effect of the another error, generally arithmetical in nature, there are two or more such error that balance each other. अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि if total of the rent account is undercast 1,000 and the total of printing of, अब ये देखो ये ना, ये बहुत बहुत डिफिकल्ट होता फाइंड करने में। ये इसलिए डिफिकल्ट है कि आपने क्या किया? कंपनसेटिंग एरर कर दिया। आपके ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस एरर से, इस एरर से। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे आपको 1,000 क्या करना था? रेंट अकाउंट में डालना था 1,000, ठीक है, टोटल, और आपने डाल दिया प्रिंटिंग अकाउंट में 10,000। बोथ एरर नलिफाई ईच एंट्री, एज ए रिजल्ट नो इफेक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस। तो क्या होगा कि जब पता ही नहीं चलेगा आपको कि ये पैसा गया कहाँ से। अब ये तो दिखा रहा है कि ये दोनों ही डेबिट में रहेगा, दोनों ही डेबिट में 1,000 दिखा रहा है, तो आपको फिर वाउचर एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि ये एरर आ कहाँ से रहा है। तो ये जो एरर है वो ट्रायल बैलेंस में कंपनसेट, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वेदर कंपनसेटिंग एरर हैज एनी इफेक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस, so your answer should be no, there is a no effect on trial balance when there is a compensating error. So error of omission, if there is a complete missed out, then whether there is any effect on trial balance? No. When there is a partial
miss out in trial balance, in error of omission, then there is a effect on trial balance. याद रहेगा ये? क्लियर? ठीक है, चलो अब आते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। हम लोगों ने एरर ऑफ ये देख लिया कि ये वाले सारे पार्ट को देख लिया। देखो हम लोगों ने ये देख लिया, 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 ये देख लिया। अब आते प्रिंसिपल एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल या प्रिंसिपल एरर आप बोल। arise from not observing the following accounting principle correctly. Wages paid for the installation of machinery are wrongly debited to the wages account instead of being capitalized as a part of the machinery cost. अब क्या बोल रहा है कि जैसे वेजेस है, वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी अकाउंट है ना, आर रॉन्गली डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट इंस्टीड ऑफ बीइंग कैपिटलाइज। अब क्या है कि अगर आपने कोई मशीन इंस्टॉल किया, सपोज करो 50,000 की कोई मशीन है, अब उसको इंस्टॉलेशन 1000 उसका कॉस्ट, इंस्टॉलेशन के लिए 1000 उसमें लगा, तो वेजेस दिया आपने, यहाँ तो वेजेस दिया आपने, मान रहे हो कि वेजेस दिया आपने, वेजेस अकाउंट को डेबिट कर लिया, जबकि ये कैपिटलाइज अकाउंट है, इसको कैपिटलाइज होगा तो इसको टोटल अमाउंट जो आपका मशीनरी अकाउंट में जाएगा वो 51,000 जाएगा। आपने रॉन्गली वेजेस अकाउंट कर लिया और कैपिटलाइज आपने 50,000 कर दिया, जबकि ये कैपिटल का पार्ट है। ठीक है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन द परचेज जर्नल इंस्टीड ऑफ द एसेट्स लेजर। ये क्या बोल रहा है कि परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन क्रेडिट is recorded in the purchase journal instead of the assets ledger। तो अभी क्या है कि आपने परचेज इन्वेंट्री के लिए किया, यहाँ पे आपने फिक्स्ड एसेट्स लिया है, तो आपके एसेट्स वाले जाने में, फिक्स एसेट्स है तो एसेट्स वाले में जाएगा। आपने क्या किया, परचेज जर्नल जो आप डे टू डे आप जो परचेज करते हो ना इन्वेंट्री, उसमें डाल दिया, परचेज है परचेज करके डाल दिया। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिस्टमैटिक एरर। ठीक है। दिस एरर विल नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों इफेक्ट नहीं डालेगा ना, कहीं पर कोई इफेक्ट ही नहीं है। आपको बता रहा है कि इतना खर्च हुआ, हाँ ये मान भी रहे इतना खर्च हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा जब पार्शियल रहता है तब आप उसको पता कर सकते हो कि इसमें इश्यूज है, इसमें ट्रायल बैलेंस में आपका इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है। अब आ जा तो कि हम लोग रेक्टिफिकेशन, हाँ बोलो, कुछ कोई बोल रहे क्या? हाँ सर, एरर ऑफ कमीशन एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस रहेगा? क्या क्या? कि उसमें भी एक केसेस था ना कि हमने रॉन्ग लेजर पे डाल दिया रहेगा, तो फिर से आप आना, कम अगेन। एरर ऑफ कमीशन एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एरर में और कमीशन वाले एरर में भी एक आपने बताया था, एग्जांपल दिया था कि दूसरे लेजर में गलती से डाल दिया रहेगा मैंने, तो उसमें इसमें हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये प्रिंसिपल एरर है कि कमीशन वाला एरर है? गुड क्वेश्चन। देखो चलो पहले वहीं आते हैं, कौन सा वाला था एरर ऑफ कमीशन? ठीक है। यहाँ पे कौन सा था? रॉन्ग अमाउंट, करेक्ट अमाउंट, रॉन्ग साइड, मतलब डेबिट की जगह क्रेडिट। ठीक है। अब रॉन्ग अमाउंट रॉन्ग साइड, रॉन्ग अमाउंट रॉन्ग राइट साइड, मतलब 50,000 की जगह पे 5,000 कर दिया, रॉन्ग अमाउंट राइट साइड है, यहाँ पे अमाउंट का डिफरेंस आया, और यहाँ पे क्या हुआ, साइड का डिफरेंस है, साइड इशू है, यहाँ पे अमाउंट इशू है। फिर आते हैं इसमें साइड भी इशू है और अमाउंट भी इशू है, दोनों ही इनकरेक्ट है। अब टोटलिंग एरर है, यहाँ पे टोटली आपने रॉन्ग किया है। ठीक है। मिस्टेक बैलेंसिंग लेजर कहाँ है वो हेड? हेड तो मैंने बताया ही नहीं ना अभी आपको। इसमें क्या हो रहा है कि
एक्चुअल क्या किया ना, आपने सही अमाउंट कर दिया है, राइट अमाउंट किया है आपने, राइट अमाउंट। यहां देखो, यहाँ पे साइड है, लेजर नहीं बता रहे हम लोग, साइड बता, रॉन्ग अमाउंट राइट साइड। अब यहाँ देखो, रॉन्ग अमाउंट रॉन्ग साइड, है ना। अकाउंट में नहीं बोला मैंने, अकाउंट ओके के सर। लिए फिर ये कंपनसेटिंग एरर है, एरर ऑफ कंपनसेटिंग, ठीक है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर? ओके सर। ओके। और फिर वन साइडेड एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो कि देखो एरर क्या होता है ना, एरर तो हो गया, अब उस एरर का एंट्री कैसे होगा, वो एक क्वेश्चन है कि एरर का, जो एरर तो हो जाता है, एरर को अब क्या है कि हम लोग उसको वापस से जा करके, जैसे कैश अकाउंट में 50,000 लिखना था, ठीक है ना, तो उसकी जगह पे 5,000 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे गीता, हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इसको यहाँ पे, ये सपोज करो 1 अप्रैल की बात है, और इंटी 50,000 की जगह पे 5,000, तो यहाँ पे जाएंगे, इसको करेक्ट ऐसे करेंगे, यहाँ पे इनिशियल डालेंगे और यहाँ पे 5,000 लिख देंगे। ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं ऐसा। कोई बताएगा मुझे, ऐसा कर सकते हैं? कैन वी डू लाइक दिस इफ देयर इज अ एरर ऑफ omission, रॉन्ग साइड राइट साइड रॉन्ग अमाउंट, वन साइड में अगर इशू हुआ, तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग वापस से गए इस एंट्री में? नो, वाई, टेल मी, क्या दिक्कत है? यहाँ पे अगर जा करके एंट्री कर देंगे, यहाँ पे 50,000 यार क्रॉस कर करके 5,000 लिख दिया, इनिशियल मार दिए। तो डबल दूसरे एंट्री में तो सही है ना, बाकी क्या ये रॉन्ग सिर्फ अमाउंट है, राइट साइड में क्या अमाउंट इशू है सिर्फ। आशु, देखो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, टोटल अमाउंट डिफरेंट विल एक्चुअल अमाउंट, यस। देखो ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कि अगर आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, तो उसके बाद वाली जो एंट्री होगी, यहाँ पे जब टोटल आप करेंगे, तो ये सारे इफेक्ट है ना, क्योंकि बैलेंसिंग तो आपको यहाँ पे डेली लिखने हैं ना, तो ये अगर आप चेंज करेंगे तो बैलेंस कैसे चेंज करेंगे? तो ये वाला अलाउड नहीं है करना। आपको क्या करना है, रेक्टिफिकेशन एंट्री मारना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री मारना पड़ेगा लास्ट में, तब आप बैलेंसिंग करेंगे इसको। तो अब क्या है कि एरर होता है कई साइड, हो दोनों साइड भी हो सकता है, वन साइड भी हो सकता है। तो वन साइड अगर एरर रहेगा तो रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसी होगी? अगर टू साइड, बोथ द साइड अगर एरर है, तो उसकी एंट्री कैसी होगी? चलो देखते हैं। एरर, errors that when discovered before preparing a trial balance can be rectified by just correcting the posting. They affect only one account and did not don't require a journal entry to fix. फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लेते रेंट पेमेंट में कोई एरर है, तो करेक्ट पोस्टिंग जो होनी चाहिए रेंट अकाउंट का, वो होना था 90, ठीक है, 90 रुपीज आपको डेबिट करना था रेंट अकाउंट को, और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था। लेकिन उसकी जगह आपने क्या कर दिया, रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया 900 से, और कैश अकाउंट को कर दिया आपने 900 से। तो अब आपकी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, मुझे बता दो, कौन बताएगा? आदेश 4180 होगा। सिर्फ रिवर्स काम नहीं लगेगा, आपको एंट्री बतानी है मुझे। कौन है यहाँ पे ब्रिलियंट जो बताएगा? बताओ कि आखिर इसको करेक्ट कैसे करेंगे हम लोग। सर रेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे सर। रेंट अकाउंट को लिखते हैं यहाँ पे, रुको,
रेंट रेंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे। पहले डेबिट बोलो, डेबिट वाला पहले लिखते हैं हम लोग, फिर क्रेडिट लिखते हैं। चलो, डेबिट कैश होगा। अकाउंट डेबिट हो रहा है कैश 800 अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। कितना का? डेबिट रेंट क्रेडिट 810 कैश अकाउंट। और रेंट अकाउंट, ये रेंट अकाउंट 810। रेंट अकाउंट 810 ये होगा। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को भी कंफ्यूजन? देखो यही मैं बता रहा था। क्रेडिट द रेंट अकाउंट विद, लिखेंगे वहां पे एक्सेस डेबिट 810। जब नरेशन लिखेंगे वहां पे ये लिख देंगे हम लोग कि बाय एक्सेस डेबिट, ठीक है। और कैश अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, वहां से डेबिट कर लेंगे। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में? नरेशन हम लोग यही लिखेंगे, बाय एक्सेस डेबिट, ठीक है। और जहां पे क्रेडिट साइड है वहां पे हम लोग बाय एक्सेस क्रेडिट लिखेंगे, ठीक है, वन साइड में। चलिए, चलिए एक और लेते हैं कि सपोज सेल्स रजिस्टर है, अंडरकास्ट है, ठीक है ना। सपोज टू एंट्री इन द सेल्स रजिस्टर आर 500 एंड 100। दो एंट्री है सेल्स रजिस्टर में। करेक्ट पोस्टिंग होनी चाहिए, कस्टमर आर डेबिटेड 600 अगेंस्ट द टोटल सेल्स ऑफ 600। मतलब कस्टमर को डेबिट करना था, सेल्स बेचे थे 600 का, बट रॉन्गली क्या हो गया, कस्टमर को डेबिटेड 600 बट द सेल्स अकाउंट ओनली शोज अ क्रेडिट ऑफ 500 ड्यू टू अंडर कास्टिंग ऑफ 100 हम लोगों ने छोड़ दिया, करना था, ठीक है। 100 एंट्री हम लोगों ने छोड़ दिया, इसकी एंट्री क्या होगी? इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे हम लोग? सोचो, गिविंग यू 1 मिनट, दिमाग लगाओ, कुछ लिखो बाबा। डेबिट 100 कैश एंड क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। डेबिट 100 कैश, गीता, हार्दिक। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग सिर्फ 2-3 ही लोग जवाब क्यों दे रहे हैं? एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट। हार्दिक के अलावा और किसी को नहीं समझ में आया क्या? हार्दिक, गीता ही ने पार्टिसिपेट किया सिर्फ। क्या होगा एंट्री? कस्टमर आर डेबिटेड 600 अगेंस्ट द टोटल सेल्स ऑफ 600, जो करेक्ट पोस्टिंग होनी चाहिए। हम लोग ने रॉन्ग एंट्री कर दिया, कस्टमर को तो डेबिट 6 कर दिया, बट सेल्स अकाउंट को हम लोग ने 100 रुपया कम पोस्ट किया, अंडर कास्ट किया है। तो अभी जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो क्या होगी? तो क्रेडिट सेल्स हो जाएगा। फिर दूसरे वाली एंट्री को कैसे एडजस्ट करोगे? सिर्फ एक ही एंट्री करेंगे? क्रेडिट सेल्स 100, इसमें दूसरी एंट्री भी होगी कोई कि सिर्फ क्रेडिट सेल्स कर देंगे? लिखेंगे क्या? बाय एक्सेस, बाय एक्सेस नहीं, अंडर कास्टिंग, सॉरी। सेल्स अकाउंट हम लोग 100 कर करके लिखेंगे बाय अंडर कास्टिंग, क्योंकि कम हो गया था, एक्सेस नहीं लिखेंगे। हाँ ठीक है, पार्टिसिपेट सबको करना है ना, सारे लोग पार्टिसिपेट करो। नहीं समझ में आ रहा पूछो, बताएंगे।
ठीक है, चलो ये तो हो गया, वन साइड हो गया। अब टू साइड में आते हैं कि एरर दैट इम्पैक्ट टू और मोर अकाउंट्स, यूजुअली बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड आर अफेक्टेड। एग्जाम्पल, गुड परचेज फ्रॉम सोहन लाल। अब करेक्ट एंट्री होना चाहिए कि गुड परचेज 500 का सोहन लाल से, लेकिन रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया, सोहन लाल 500 सेल्स 500 कर दिया। इसमें रॉन्ग क्या है, सोहन लाल को हम लोग ने क्या किया था, सोहन लाल से गुड्स परचेज किया था, है ना, सोहन लाल से गुड परचेज किया था। अभी क्या हम लोगों ने डाल दिया कि सोहन लाल को गुड बेचा है। दो अकाउंट इफेक्ट होगा, क्या क्या करोगे एंट्री, इस वाले अकाउंट में परचेज आ गया है, इसको रेक्टिफाई करना है। और किसको करेंगे, चलो जल्दी बताओ। जल्दी बताओ क्या होगा, करेक्ट एंट्री क्या होगा। परचेज डेबिट कितना, ये बता दो ना गंगाधर। परचेज को आपने ऑलरेडी डेबिट किया तो ये तो क्रेडिट होगा, डेबिट तो होगा नहीं। आपने ऑलरेडी इसको डेबिट कर दिया है, जबकि ये टच भी नहीं करना था। तो चलो एक हिंट दे देते हैं, यहाँ पे 500 दिया तो ये 500 तो आप नलीफाई करोगे क्रेडिट करके। दूसरी एंट्री आप क्या करोगे, 500 कहाँ एडजस्ट करोगे, सोहन लाल क्रेडिट 1000, सोहन लाल को क्रेडिट, चलिए ये मान लेते हैं सोहन लाल को आपको करेक्ट एंट्री था, क्रेडिट करना था 500, आपने उसको कर दिया, ये सोहन लाल को 1000, ये सही है। चलिए दूसरा 500 का एंट्री कहाँ मारेंगे आप, एक और एंट्री भी तो होगी। To sales debit 1000. परचेज 500 सेल्स 500। चलिए अभी तक हमारे पास जो डेबिट अकाउंट था, परचेज 500, सेल 500, क्रेडिट सोहनलाल 1000। करेक्ट, करेक्ट है, श्योर, लॉक कर दें। अमृत सारी एंट्री बताइए, सेल्स 1000 के अलावा परचेज अकाउंट कितना होगा, 500। आप लोग चैंपियन बन गए अब आप लोग, ठीक है। देखो सेल्स अकाउंट को करेंगे क्योंकि सेल्स अकाउंट में 500 ज्यादा चला गया है। सबसे ज्यादा इफेक्ट सोहन लाल को हो रहा है क्योंकि इससे परचेज करना था, लेकिन इसको दिखा दिया सेल्स, तो 1000 का यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। तो 3 एंट्री हम लोग यहाँ पे करेंगे। चलो मुझे खुशी है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, चैंपियन हो गए। परचेज अकाउंट 500 एंड सोहन लाल 1000, रीजन परचेज, और यहाँ पे आप लिखेंगे परचेज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन सेल्स रजिस्टर नरेशन में, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक किसी को भी कोई इशू, सर रिपीट कर दो, क्या रिपीट कर दूं, ये वाली एंट्री रेक्टिफाई कैसे होगी सर। देखो ये वाली एंट्री कैसे होगी, यहाँ पे क्या बोला है कि करेक्ट एंट्री होना चाहिए गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन लाल। आप सपोज करो कि आपको परचेज करना था सोहन लाल से, कुछ चीजें खरीदनी थी, आपके 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 पास आ, आप समझ लो कि आपके अकाउंट में, ऐसे समझो कि आप गए सोहन लाल से परचेज करने के लिए, आपके अकाउंट में 2000 रुपए हैं, ₹2000 है आपके अकाउंट में। आपको सोहन लाल से पेन खरीदने थे 500 के। आप आए और आपने एंट्री क्या किया कि सोहन लाल को 500 आपने बेच दिया है, आपने ये एंट्री कर दिया, और बेचा है तो मेरे पास भी पैसा आ गया, मतलब ये एंट्री कर दिया। जबकि एक्चुअल में क्या होना चाहिए, आपके पास डेबिट करके 1500 बचना चाहिए था। तो आपका कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट पड़ा, कि एक तो परचेज अकाउंट करना था, आपको खरीदना था सोहन लाल से, आपने सोहन लाल से बेच दिया, तो सोहन लाल को अभी यहाँ पे आपने जब बेच दिया तो इस अकाउंट को क्या डबल एंट्री हो गया ना, ये 500 तो इसको
हम लोग को देना था, इसको देना था जेन्युइनली, लेकिन हमने अकाउंट में दिखा दिया कि 500 इससे हम लोगों ने लिया है, तो इफेक्ट कितना हो जाएगा, 500 प्लस 500, 1000। जैसे कि आपको हार्दिक से 500 रुपीज लेनी है, आपको हार्दिक से 500 लेनी है, बाकी है, लेकिन आपने हार्दिक को 500 और दे दिया, तो अब आपसे हार्दिक को कितना लेना है, 1000। तो यहाँ पे क्या है, सोहन लाल को आपने गलती से परचेज की, यस परचेज की जगह पे आपने सेल्स कर दिया। अब रेक्टिफाइड एंट्री जब आप करेंगे तो सेल्स को क्या करेंगे, 500 तो डेबिट मारेंगे ही मारेंगे, ठीक है। ऐसे समझो कि ये जो एंट्री है सर हम परचेज, ऐसे समझे कि जो रॉन्ग एंट्री है उसको रिवर्स कर दो और करेक्ट वाली एंट्री मार दो। हाँ तो फिर आपको टोटल है, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करोगे आप, तो रिवर्स करके आप इस पे, जैसे ये एक तो रिवर्स कर दिया आपने, पहले तो करेक्ट एंट्री ये करोगे। कॉम्पैक्ट ये कॉम्पैक्ट एंट्री हो गई, हमने मतलब दोनों को शॉर्ट कर दिया। एग्जैक्टली वैसे ही करना है। तो आप क्या है कि ये जो एरर हो गई, सबसे बड़ी बात है ये यहाँ पे कि जो एरर है, पहले क्या है कि जो करेक्ट एंट्री उसको करो। तो करेक्ट एंट्री क्या होगा, 500 यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, परचेज अकाउंट में जाएगा, और 500 कहाँ जाएगा, हम लोगों का सोहन लाल के पास जाएगा, ये करेक्ट एंट्री है। अब एरर क्या हुई हमारी, हमारी एरर हुई है कि सोहन लाल को हम लोगों ने ज्यादा दे दिया है 500। अब सेल्स अकाउंट को भी तो डेबिट करना होगा, तो इस अकाउंट को रिवर्स कर दिया हमने, तो इफेक्ट कितना आएगा, कॉमन तो यही रहोगे ना। यहाँ तक क्लियर सबको, कोई को प्रॉब्लम, नो सर, क्लियर। सारे लोग को क्लियर है ये कि कुछ कंफ्यूजन है? चलो जल्दी बोलो, आगे बढ़ना है, यस नो करो। क्लियर क्लियर क्लियर, अमृत क्लियर क्लियर क्लियर, चूसी क्लियर, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थैंक यू। अब एक देखो कि एक और ले लेते हैं एग्जांपल इसी पे, टू साइड पे। एरर डेट इम्पैक्ट टू सा एग्जांपल है, वेजेस ऑफ मशीनरी इंस्टॉलेशन। इसमें हम लोगों ने बोला था करेक्ट एंट्री क्या था कि मशीनरी अकाउंट को आपको डेबिट करना था 500 और क्रेडिट करना था कैश अकाउंट को, बट आप क्या किया, वेजेस अकाउंट को 500 कर दिया, कैश अकाउंट को 500 कर दिया। चलिए जल्दी बताइए, एंट्री बताइए इसका। मशीनरी अकाउंट 500 करेक्ट एंट्री था, जो आपने अपने कैश से दिया है 500, बट उसकी जगह आपने वेजेस एंट्री कर दिया, वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, जबकि मशीनरी को करना था। तो यहाँ पे आप डेबिट किसको करेंगे, बता दो जल्दी। डेबिट, डेबिट मशीनरी अकाउंट 500, ये जो जेन्युइनली है वो जाएगा उसमें, उसमें अभी तक इफेक्ट नहीं Usually account credit 500 to machinery account debit 500. है। वेजेस अकाउंट 500 एग्जैक्टली, यहाँ पे जो क्रेडिट होगा वो कौन सा अकाउंट होगा, ये हो जाएगा आपका मशीनरी, और यहाँ पे हो जाएगा ये वेजेस। कैश अकाउंट में कुछ होगा, नो सर। नो, है ना, चलो वेरी गुड। मशीनरी डेबिट, वेजेस अकाउंट, रीजन wages for machinery installation were wrongly debited to the credit। वेरी गुड, एक्सलेंट, आप लोग तो चैंपियन बन गए अकाउंटिंग में। नहीं, अगले बार के लिए नॉमिनेट कर लेना कि सर मैं पढ़ा सकता हूँ, टाइम दोगे तो। अब आ जाओ, एक सस्पेंस अकाउंट होता है, हम लोग ना सस्पेंस अकाउंट में, मतलब मूवी में कैसे कोई सस्पेंस बना रहता है, ये भी एक सस्पेंस अकाउंट होता है, पता है। सस्पेंस अकाउंट होता है इसमें, ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं तो सस्पेंस अकाउंट, बैंक में हम लोग बार बार सुनते हैं कि सस्पेंस अकाउंट होता है। जैसे सपोज करो कि कोई एंट्री आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, मिल नहीं रही, किसी एक को तो डेबिट करना है, किसी एक को तो क्रेडिट करना है ना। तो एक सस्पेंस अकाउंट होता है जो बिल्कुल सस्पेंस में रहता है। उसका काम क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि एक अकाउंट है, ये सस्पेंस अकाउंट में कुछ भी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा
तो पहले इससे रूटेड करेंगे, इसको ही हम लोग डेबिट करेंगे और इसको ही हम लोग क्रेडिट करेंगे। बाकी आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो जैसे अगर सपोज करो कि आपकी आइडेंटिफाई एंट्री नहीं हो रही है, आपने रेंट अकाउंट में में 10,000 आपने दिया, रेक्टिफाई नहीं हो रही है, इसको डेबिट करना है, अब पता नहीं चल रहा तो आप सस्पेंस अकाउंट में डाल दो और इसको आप बैलेंस कर लो पहले। उसके बाद ये जो सस्पेंस अकाउंट है, अगर इसमें कोई बैलेंस एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द डे, अगर आप जब प्रिपेयर कर रहे हैं, ये बैलेंस होना चाहिए, नलीफाई होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर जीरो नहीं है तो अगर ये डेबिट बैलेंस में है, सपोज करो डेबिट बैलेंस में है, तो ये जाएगा बैलेंस शीट पे, ये अकाउंट जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है ना। किसके साइड में जाएगा, किसके साइड में जाएगा, बैलेंस शीट के, ये एसेट साइड में जाएगा। जब इसमें डेबिट बैलेंस लगा तो ये एसेट साइड में जाएगा। और अगर इसमें क्रेडिट बच गया तो मतलब है लाइबिलिटीज है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, किसी को पैसा देना है, हमने इसमें डेबिट मारा है, तो ये सस्पेंस अकाउंट है। चलो पढ़ते हैं कि सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी इन द ट्रायल बैलेंस, particularly वन साइडेड एरर आर आइडेंटिफाइड आफ्टर द ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड। कोई एक साइड आइडेंटिफाई हो गया, तो चलो पहले अभी तो उसको ठीक कर लेते हैं। जैसे बोलते हैं ना यार, कोई जुगाड़ करना, अभी अभी फौरी तौर पे हमने उसको कर दिया, बट ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, बट इट्स अ टेम्पररी रिलीफ। वंस यू फाइंड दैट पर्टिकुलर एरर वी विल नलीफाई द अकाउंट। तो आपको एज ऑफ नाउ थोड़ा सा रिलीफ मिला है, पेन किलर मिला है, बट आपको एंटीबायोटिक लेकर के डॉक्टर को प्रॉपरली दिखा करके बीमारी क्या है वो खोजनी है। एंड ऑफ डे अगर नहीं है तो अभी तो रिलीफ मिल गया, मैंने दे दिया, रेक्टिफाई कर दिया, बट इसको आपको आइडेंटिफाई करना। अगर तब भी नहीं मिले तो आपको बैलेंस शीट पे दिखा देना। अगर डेबिट में है तो ये आपका एसेट्स है कि मुझे पता नहीं चल रहा ये पैसा मुझसे किससे लेना है, कहीं रॉन्ग एंट्री होगी। अगर क्रेडिट बैलेंस में है तो आपको ये बताना है कि ये पैसा मुझे देना है, किसी कोई लाइबिलिटीज है मुझ पे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एक सस्पेंस अकाउंट है, कि अपने बैंक में होता है ना कि 10 साल से ऊपर के कोई भी बेनामी अकाउंट होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें नहीं होता है, मान लेते हैं कि वो उसमें डेबिट फ्रीज है या फिर डॉर्मेंट हो गया है, इनएक्टिव है, वैसे 10 साल के अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट में रख लेते हैं पैसा, और बताते हैं आरबीआई को कि ये मेरे पास अकाउंट है और ये लाइबिलिटी साइड में आता है कि ये पैसा मुझे देना है, बट अभी तक कस्टमर ने क्लेम नहीं किया है, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट में जब कभी भी आप रॉन्ग डेबिट कर देते हैं, सपोज करके रॉन्गली क्रेडिट कर लिया किसी कस्टमर को, आप 50,000 की जगह, जैसे कि मैंने अपने भाई वाले केसेस में किया था, उस टाइम में उसको क्या करना चाहिए था, उसको सस्पेंस अकाउंट में 45,000 पार करना चाहिए था, है ना। यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट वाला कहीं पे कस्टमर का ज्यादा पैसा आ गया, सपोज करो कि उसको 1 लाख क्रेडिट करना, तो हमने 10,000 कर दिया, तो 90,000 ज्यादा हो रहा है, तो इसको पार कहाँ करेंगे हम लोग, सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है। तो इट टेम्परेली होल्ड डिफरेंसेस फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस व्हेन वन साइडेड एरर आर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द चेकिंग और ऑडिटिंग, द सस्पेंस अकाउंट कैन बी यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन। If the debit total of the trial balance is more than the credit balance, the difference is credited to the suspense account। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर जो डेबिट है, डेबिट टोटल है, ट्रायल बैलेंस में डेबिट अगर ज्यादा आता है तो हम लोग क्रेडिट बैलेंस से, तो जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस को हम लोग सस्पेंस अकाउंट में कर देते हैं। एंड इफ द क्रेडिट बैलेंस इज मोर देन द डेबिट बैलेंस, इफ द डिफरेंस इज डेबिटेड टू, दोनों ही केस में हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। और अगर सस्पेंस अकाउंट में अगर ये एसेट्स डेबिट साइड है तो ये एसेट्स में जाएगा बैलेंस शीट में, और अगर ये क्रेडिट बैलेंस है तो ये लायबिलिटी साइड जाएगा बैलेंस शीट में। याद रहेगा ये सस्पेंस अकाउंट का। सस्पेंस खत्म हो गया, यस यस बोल करके जरा सा बता दीजिए मुझे कि क्लियर है। आज लगता है कि गर्ल्स लोगों को, लेडीज लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, कुछ आ नहीं रहा है उनका, यस नो कुछ भी नहीं आ रहा है। गुड, चलिए। तो ये हम लोग ने सस्पेंस अकाउंट का सस्पेंस खत्म कर दिया, ये खत्म हो गया अपना ट्रायल बैलेंस, ये हम लोग सीख गए ट्रायल बैलेंस। चलो अब जल्दी से एक और चैप्टर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है।
ये क्या आ गया? ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡು ನೋಡಿ. प्लीज 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 म्यूट म्यूट म्यूट। एक सेकंड रुकना, थोड़ा 1 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। हो गया सर, लेकिन ये करना पड़ेगा हम लोग को, आज ये चैप्टर फिनिश करना है, क्योंकि मुझे हर हाल में 12 या 13 से पीपीबी शुरू करना है हर बार, क्योंकि मैं बताता ज्यादा हूँ ना, मैं जल्दी जल्दी नहीं भागता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में नहीं आए। मैं एक दिन में 3 चैप्टर भी खत्म कर सकता हूँ, फिनिश कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। तो मुझे थोड़ा सा दो, ये एक बार ये इससे रिलेटेड है, इसलिए एक बार ये इसको समझ लो, ज्यादा नहीं लगेगा, 15 मिनट में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। गिव मी 15 मिनट्स, आई विल मेक श्योर दैट यू कैन अंडरस्टैंड and you will become master on this particular chapter. Give me 15 minutes, हाँ चलेगा ना? जस्ट give me 2 minutes. I'm taking a 2 minute break. आप लाइन पे ही रुको। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कभी आप लोगों को ये मौका लगा है कि आपने बैंक के जो स्टेटमेंट है और कैश बुक का आपने रिकंसिलिएशन किया है अपने ब्रांच में? जनरली वन हु आर इन क्लियरिंग और हैंडलिंग WBA activities, he must be knowing or she must be knowing about this. तो आप में से कोई जो है क्लियरिंग जिसने बिल्कुल किया है, कोई है इसमें, इस वाले बैच में अभी जो जो क्लियरिंग में हो, क्लियरिंग की जानकारी हो जिसको? नॉट इन ब्रांच। देखो, एक चीज मैं बता रहा हूँ, पासबुक हम लोग के पास, सबके पास होता है, ठीक है? अभी एक चीज जल्दी जल्दी मुझे बता दो, आप लोग चैंपियन बन गए हो अकाउंट में, अब तो आप लोग खुद भी चैंपियन ही हो गए ना। चलो, अब एक चैंपियन बन गए तो मुझे बता दो जल्दी सा, ये अपन लोग का कैश बुक है, ठीक है? ये कैश बुक है। ये वाले पार्ट में और ये वाले पार्ट में क्या क्या एंट्री होगा, जल्दी बताओ। ये वाले पार्ट को क्या करेंगे हम लोग? कैश डेबिट, जो भी पैसा आया वो।
ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा। हम्म, ये पता है। अब तो हम लोग कभी इसमें मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। We cannot make any mistake identifying any entry related to cash book. Sure na? Whenever there is a cash entry, it means you can easily identify that which particular entry will go to which side, whether it is a debit or credit. देखो ये कैश बुक है, एक और एंट्री देते हैं। ये इसका मिररिंग इमेज है, मतलब जो एंट्री इसमें है इसका ठीक उल्टा होगा। मतलब अगर इसमें कोई आया तो ये क्रेडिट होगा और इससे कोई गया तो ये डेबिट होगा। ये हमारा बैंक का पासबुक है। बैंक के अकाउंट में हमारा ऐसे ही चलता है। बैंक अकाउंट जस्ट ऑपोजिट टू कैश बुक। मतलब अगर कैश बुक डेबिट हो रहा है इसका मतलब है कि बैंक, अगर कैश बुक में बैंक की एंट्री है, जो भी हम लोग कैश बुक में बैंक की एंट्री कर रहे हैं, सपोज करो कि ये पैसा हम लोग ने बैंक में डिपॉजिट किया, कैश बुक बता रहा है बैंक में डिपॉजिट किया, तो हम लोग डेबिट करेंगे। बट हम लोग पासबुक में वो क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट कराएगा क्रेडिट, यहां दिखाएगा। तो पासबुक में हम लोग जब कभी भी कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक में जब कभी भी बैंक की एंट्रीज होती है तो वो ठीक ऑपोजिट होती है आपके जो कैश बुक में है, वो ठीक ऑपोजिट होती है बैंक अकाउंट में। तो बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट इज अ रेप्लिका मिरर इमेज और जस्ट ऑपोजिट इमेज ऑफ योर कैश बुक। जितनी भी एंट्री होगी ठीक ऑपोजिट होगी। जो कैश बुक में आपने बैंक को डेबिट किया है वो डेबिट साइड ना होकर क्रेडिट साइड होगा। जिस आपने अकाउंट में क्रेडिट किया है इसका मतलब है जहां से पैसा आपको मिला है। अब तक हम लोग कैश बुक में ये सीखते आए कि जब पैसा हम लोग को रिसीव होगा तो हम लोग उसको डेबिट करेंगे। व्हेन वी पे फॉर समथिंग आउट ऑफ कैश देन वी विल क्रेडिट इट एंड वी विल मेक अ एंट्री इन क्रेडिट साइड। ऐसा हम लोग ने करते आए हैं। बट ये पासबुक में हम लोग उल्टा करेंगे, ठीक ऑपोजिट करेंगे इसका। ठीक है। तो इन मॉडर्न टाइम्स ट्रांजैक्शन प्राइमरली ओकर थ्रू चेक रादर देन कैश। अभी तो आरटीजीएस भी होते हैं, एनएफटी भी होते हैं। ठीक है। फॉर्म ओपन ऑपरेटिंग बैंक अकाउंट टू फैसिलिटेट दिस ट्रांजैक्शन। द बैलेंस इन दिस ऑपरेटिंग अकाउंट कैन बी विथड्रॉ as per the firm's need and it's treated similarly to available cash। ठीक है। अब देखो रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक। हम लोग ने अभी तक सीखा कि कैसे होता है। द कैश बुक हैज 2 कॉलम। पता है हम लोग को कि कैसे कॉलम होता है। ये कॉलम देख लो एक बार कि डेट होता है कैश बुक में, यहाँ पे पर्टिकुलर्स होते हैं। ये 2 कॉलमिनर हम लोग ने पढ़ा था, 3 कॉलमिनर पढ़ा था जिसमें डिस्काउंट भी आ गया था। तो ये अगर 2 कॉलम में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो कैश यहाँ पे एंट्री होगी, बैंक की एंट्री होगी, फिर उसी तरह डेट, पर्टिकुलर, कैश। ये वाले पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, ये वाला डेबिट पार्ट है और ये वाला क्रेडिट पार्ट है ना। ये वाला क्रेडिट पार्ट है। मैंने कहा कि रिप्लिका होगा, मैंने ये कहा ना आपको कि रिप्लिका होगा एंट्री। अब मुझे एक चीज बता दो जल्दी सा कि अगर मान लेते हैं ये एक एंट्री है, सपोज करो ये एंट्री है, ये रिप्लिका मैंने बोला कि 1 अप्रैल 2022 को ओपनिंग बैलेंस ये 2 लाख था कैश में, और बैंक में मेरा जो कैश बुक है बता रहा है कि वो 3 लाख था। फिर क्या हुआ, 2 अप्रैल को कैश डिपॉजिट होता है बैंक में। अब ये जो कैश डिपॉजिट होता है बैंक में वो 10,000 दे रहा है। 2 अप्रैल को ही बाय डिपॉजिट, ठीक है ना, यहाँ पे 10,000 है बैंक। ठीक है। उसके बाद 3 अप्रैल को बाय सैलरी। ये बाय सैलरी का मतलब है क्या, क्रेडिट है, पैसा आउट हुआ है, पैसा निकला है और ये पैसा आया, ये ना, ये कैश बुक है। उसके बाद यहाँ पे बाय डिपॉजिट इन बैंक, ठीक है, बाय सैलरी चेक 15,000 टू डिपॉजिट ऑफ चेक फ्रॉम ए, ये आया है, इसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब मुझे बता दो कि इसका पासबुक एंट्री क्या होगा। जल्दी बताओ मुझे कि व्हाट विल बी द पासबुक एंट्री। जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि अगर पासबुक एंट्री करनी होगी बैंक में जो रिफ्लेक्शन आएगा वो बैंक अकाउंट में क्या क्या आएगा। 1 अप्रैल 2022
को ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? 3 लाख 3 होगा। लाख 3 लाख होगा, वेरी गुड। ये कहाँ पे होगा? ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्रेडिट। ये क्रेडिट होगा, वेरी गुड। फिर हमारा और बैंक से और कौन कौन सा है? 2 अप्रैल को कैश डिपॉजिट हुआ है, कैश डिपॉजिट इन बैंक। तो क्या होगा? ये 10,000 क्या होगा? ये क्रेडिट। क्रेडिट होगा। उसके बाद यहाँ पे 2 अप्रैल को क्या है? बाय सैलरी चेक 15,000। नहीं 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 नहीं, ये उसमें कुछ एंट्री नहीं आएगी, सो वो कैश की है ना, उसमें हमने ऑलरेडी रिफंड दे दिया। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सर एक ही बार आएगी बैंक में कैश, दो बैंक बार में थोड़ी एक ही आएगी। बार आएगी, एग्जैक्टली ये बैंक में आपने कैश में आया, कैश डिपॉजिट हुआ, कैश में आया और बैंक में एंट्री आपने किया और बैंक में रिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये एंट्री एक ही बार आएगी। तो ये कौन सी एंट्री आएगी? क्रेडिट होगी कि डेबिट होगी? वो क्रेडिट होगी सर। ये क्रेडिट होगी। मेरे को वापस देना है पैसा इसके लिए। ठीक है। अब क्या होगी? थर्ड को क्या होगी? सर को सैलरी चेक। सैलरी चेक है 15,000, ये यस। डेबिट होगी कि क्रेडिट होगी? ऑब्वियसली डेबिट सर, होगी सर। चेक दिया है, पैसा निकला है, वो डेबिट होगी। डेबिट। डेबिट डेबिट। होगी सर। अब ये डिपॉजिट हुआ है चेक, चेक। 20,000 रुपये आया। हाँ, ये क्या होगी? 20,000 क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। क्रेडिट। 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 वेरी गुड। चलिए तो इसको देखते हैं, आप लोग चैंपियन बनी गए। तो ये रिकॉर्डिंग हम लोग इस तरह करते हैं, कैश बुक में एंट्री रहेगा। अब ट्रांजेक्शन इन पासबुक, पासबुक में जो हम लोग मैंने बताया अभी कि बैंक मेंटेन पासबुक अकाउंट लाइक बिजनेस से a firm account is affected every time a transaction occur with the bank. Periodically, the bank issue a statement known as a passbook. The bank statement reflect all bank-related transaction from our cash book. Cash book में जो भी बैंक से रिलेटेड होते हैं ना, ये वाले पार्ट से, ये वाले पार्ट के वो सारे बैंक में रिफ्लेक्ट होने चाहिए, ये वाले पार्ट के। ठीक है। तो चलिए अब देखो यहाँ पे बैंक की एंट्री क्या क्या थी। हम लोगों ने यही किया था ना, यही किया था। बैलेंस क्रेडिट में कितना था? 3 लाख। फिर सेकंड को कैश डिपॉजिट किया 10,000। अब यहाँ देखो, ये एक ही बार एंट्री हुआ, यहाँ पे 2 एंट्री है। आप देखो यहाँ पे, कंफ्यूज मत करना। यहाँ पे ये देखो, एक एंट्री यहाँ है और एक एंट्री यहाँ है, एक डेबिट में एक क्रेडिट में है। ये पैसा आया, कैश आया, तो हम कैश बुक तो करेंगे ना, कैश बुक में तो डालेंगे। बैंक में आया, बैंक में डिपॉजिट किया। चलो अब यहाँ देखो, सैलरी पेड 15,000 डेबिट में हम लोग ने किया था। बाय क्लियरिंग उसका 20, ये एक एक ए से आया था। तो ये बैलेंस घट करके इतना आ गया। हम लोग जैसे जैसे यहाँ पे 3 लाख था, इसमें फिर एड ऑन हुआ 3 लाख 10,000 हो गया। अब ये सैलरी दे दिया 15,000 का, तो इसमें माइनस होकर के 2 लाख 95,000 आ गया। फिर अगेन 20,000 आया, तो 3 लाख 15,000 हो गया। तो ये हमारा पासबुक एंट्री है। देखो इसमें यही था ना, यही एंट्री था ना, इसी की बात कर रहे थे ना हम लोग, इसी एंट्री की बात कर रहे थे। तो बैंक में जितने भी रिफ्लेक्शन है, ये बैंक की एंट्री हो गए। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। चलो, बोला ना इजी है बहुत, बस कंसेप्ट आपको समझ। मैंने सीक्वेंस में इसलिए बताया, अगर आप पहले बता दे तो आपको कंफ्यूज होता है, इसलिए मैंने सब सीक्वेंस में बता रहा हूँ आपको। चलो, इस पासबुक इज अ मिरर ऑफ कैश बुक। हाँ बिल्कुल है। while the cash book and passbook can be said a mirror image, ठीक ऑपोजिट जो मैंने आपको बताया, is the basic principle that debits is in one correspond to credit in other. There are instances when entries might not align perfectly in real life. अब एक देखो, पासबुक में, पासबुक, ये आपका पासबुक है और ये आपका कैश बुक है। ठीक है। इधर वाले जो पार्ट में ये डेबिट है, इधर वाले पार्ट में ये क्रेडिट है, इधर वाले पार्ट में ये क्रेडिट है और इधर वाले पार्ट में ये डेबिट है। उल्टा है। ये
बहुत मुश्किल से कभी कभी टैली करता है, ये टैली नहीं करता, ये पासबुक और कैश बुक टैली नहीं करता है जनरली। उसका रीजन है क्योंकि बहुत सारी एंट्रीज होती है जो कैश में हम लोग रियल टाइम पे इसको अपडेट नहीं कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है बैंक की एंट्री पे। तो जैसे अगर आप चेक इशू किए, आपने चेक इशू किया कि ये चेक इशू किया 15,000 का, तो आप यहाँ से चेक इशू करके 15,000 आपने कैश बुक को तो कर दिया, लेकिन बैंक के पासबुक में आप जाओगे 1 घंटे के बाद तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक यहाँ इफेक्ट नहीं होगा, क्लियरेंस नहीं होगा इसका, तो इसमें एंट्री नहीं दिखाएगा आपको। तो एक तो कारण वो हो गया। आप चेक डिपॉजिट करते हो तो रियल टाइम पे नहीं दिखाएगा। अनफोर्सीन बैंक चार्जेस, कुछ बैंक ने चार्जेस ले लिया आपसे। सपोज करो कि आपने कैशबुक तो आपने बना लिया एज ऑन डेट, जब बैंक से स्टेटमेंट निकालने के लिए गए तो आपने बोला कि नॉन मेंटेनेंस चार्ज लगा है 500, जो आपको पता नहीं है। आपको पता चला फिर आप यहाँ पे एंट्री किए कैश बुक में कि बैंक वाले साइड में कि भाई नॉन मेंटेनेंस, क्योंकि इसीलिए आपको रियल टाइम में ये दोनों मैच नहीं कर सकता। मैच नहीं करने का कारण यही सारा चीज होता है कि चेक इशुएंस, चेक डिपॉजिट, अनफोर्सीन बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट। कई बार बैंक इंटरेस्ट देता है जो नहीं पता है, बाद में हम लोग को पता चलता है तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। तो डिस्पाइट दिस डिफरेंसेस द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रिमेन consistent. A credit entry in the cash book is reflected as a debit in passbook and vice versa. ठीक है, चलो आ जाओ। Understanding the reconciliation. Bank reconciliation is an essential process for business to ensure that their own record, the cash book, match the record provided by bank statement. तो बैंक स्टेटमेंट रिव्यू करते हैं हम लोग, कब करते हैं? एवरी मंथ बैंक प्रोवाइड ए स्टेटमेंट डिटेलिंग ऑल ट्रांजेक्शन। तो हर मंथ को एक बार जब स्टेटमेंट मिलता है, ऐसा नहीं है कि हर कोई को कैश बुक डेली बेसिस पे करना है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रहता है, उसका कोई भी अकाउंटेंट रहता है, वो मंथली एक बार स्टेटमेंट मंगा करके वो मंथली जब भी अपना क्लोज करेगा मंथ को ना, तो वो टैली करेगा। अगर एज ऑफ नाउ अगर जब चाहेगा कोई अर्जेंट चीजें हैं, कहीं सबमिट करना है डॉक्यूमेंट्स या फिर ओनर चाहिए होगा एज ऑन डेट, आप टैली करके दो, तो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। आप बैंक से मांग सकते हो, वो बैंक आपको दे देगा और आप टैली कर सकते हो, ठीक है। तो बिफोर एनीथिंग एल्स बिजनेस मस्ट वेरीफाई दिस स्टेटमेंट फॉर एनी डिस्क्रिपेंसी और एरर्स। आपको जब कभी भी कैश बुक और बैंक, आप किसी भी मंथ का आप ट्रायल बैलेंस बनाए या कुछ भी आप मंथ ईओडी कर रहे हैं, आप तरह से मतलब क्लोजिंग ऑफ द मंथ कर रहे हैं, तो आपका ये टैली होना चाहिए। If error are detected, the bank should provide the corrected version. अच्छा, एक चीज और भी कह सकते हैं, आपका इस वाले पे कंट्रोल है, मतलब ये जो कैश बुक है आपका, ये डेबिट वाले साइड और ये क्रेडिट वाले साइड, ये कैश बुक है, इस पे आपका कंट्रोल है। बैंक स्टेटमेंट पे आपका कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बैंक की एंट्री है, आपको इनके हिसाब से ही चलनी पड़ेगी, बैंक के हिसाब से चलने, आपको इनके हिसाब से इसको एडजस्ट करना होगा, बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से, पासबुक के हिसाब से। इफ एरर आर डिटेक्टेड द बैंक शुड प्रोवाइड अ करेक्टेड वर्जन। अगर मान लेते कोई एरर आपको मिल गया, जैसे कि आपको बोला ना चेक इशू किया आपने, मिला नहीं, तो बैंक को बताना पड़ेगा। या अब बैंक का जो एरर ऑफ ओमिशन और कमीशन बैंक में भी तो हो सकता है कि 5,000 का चेक हमने डिपॉजिट किया और 500 ही आ रहा है, तो बैंक को हम लोग को बताना पड़ेगा कि आपने एरर किया है। बैंक आइडेंटिफाई करके सोल्यूशन देगा या रेक्टिफाई एंट्री करेगा यहाँ पे, है ना। अब रिकंसिलिएशन प्रोसेस कैसे होता है कि एंट्रीज नॉट रिक्वायरिंग चेंजेस इन कैश बुक। कुछ एंट्री होते हैं जो कैश बुक में अगर मिस कर गया है, आपने देखा है कि वो पासबुक मैच नहीं कर रहा है कैश बुक से, तो कुछ एंट्री ऐसे होते हैं जिसमें आपको कैश बुक में कोई एंट्री नहीं करनी है। कुछ में क्लरिकल मिस्टेक होते हैं कैश बुक में, और कुछ में होता है कि आपको कैश बुक को चेंज करना है। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी चीज है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग 3 चीजें हैं, एक जो एंट्री जिसमें आपको कोई जरूरत नहीं है कैश बुक को चेंज करने का, एक क्लरिकल मिस्टेक है जो कैश बुक में, और तीसरा जो एंट्री अगर आपको कोई ऐसे मिस्टेक मिलते हैं जिसमें आपको चेंजेस करने होंगे कैश बुक को। चलिए अब देखो कि एंट्रीज रिक्वायर चेंजेस इन कैश बुक। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कि आप सपोज करो कि ट्रेडर रिकॉर्ड्स पेमेंट मेड बाय चेक इन द कैश बुक इमीडिएटली। अभी आपने इशू किया और आपने बिल्कुल अभी आपने इशू कर दिया चेक यहाँ पे और एंट्री कर दिया कि आपके अकाउंट से निकलेगा 10,000, बट आपके पासबुक में जब तक ये क्लियरिंग से क्लियर नहीं होगा ये दिखाएगा नहीं। द डेबिट फॉर द सेम इन द पासबुक अपीयर्स ओनली व्हेन द पेई प्रेजेंट द चेक टू द बैंक एंड लीडिंग टू टाइम डिफरेंसेस। अब चेक तो आपने दे दिया किसी को, आपने लिख दिया कैश बुक में 10,000 दे दिया, वो जब प्रेजेंट करेगा
क्लियर होगा तभी तो इसके अकाउंट में, आपके अकाउंट में दिखाएगा। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, कई बार ऐसा होता है कि आपने डिपॉजिट कर लिया, द मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस रिसिप्ट are through checks. The trader deposits this check into his bank and records them immediately in cash book. The bank credit the amount only after clearance, causing the time lag. तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लेते हैं कुछ, अब तो सीबीएस आ गया ना, सीबीएस आ गया है कि कोर बैंकिंग सिस्टम आ गया। पहले क्या होता था, हॉट स्टेशन चेक जहाँ पे कोर बैंकिंग नहीं था, उसको क्लियरेंस में 15 डेज लग जाते थे, और जब चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम नहीं था तो 2 से 3 डेज लग जाते थे आपके लोकल चेक को क्लियरेंस होने में, ऑडवर्ड चेक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये लग जाते। तो अब जिसने पहले वाले अगर देख लिया है, इसमें इसकी एंट्री आप देखेंगे तो 2 दिन के बाद इफेक्ट दिखाएगा। तो जब भी अगर आप मान लेते हैं कि 31 मार्च का आप निकाल रहे हो, तो आपको 5 को जा करके एक बार चेक करना पड़ेगा बैंक स्टेटमेंट की, एज ऑन मुझे 31 निकाल करके दो, कि कुछ एंट्री अभी भी बाकी रह गए होंगे, ठीक है। तो चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, ये भी एक है। और जो फिर एंट्रीज रिक्वायर्ड चेंजेस इन कैश बुक, ठीक है। अच्छा, ये वाला ये एक्चुअली गलत है, इसमें नॉट है, ये वाले में आप कुछ कर नहीं सकते हो, ये नॉट है, मतलब कोई एंट्री आपको कुछ चाहिए नहीं होगा, ये आपने डाल दिया, अब आप इंतजार करो, ये एक्चुअली गलत डाला हुआ है। एंट्री रिक्वायर्ड चेंज नॉट चेंजेस। अब एंट्री रिक्वायर्ड चेंजेस, बैंक चार्जेस, अगर बैंक ने कोई चार्ज ले लिया है तो आपको कैश बुक में जाकर के एंट्री करने पड़ेंगे। किस तरह का चार्ज? बहुत तरह के चार्जेस बैंक लेते हैं, ऑर्डर स्टेशन चेक को क्लियरेंस में, या फिर आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पेमेंट दिया है, इशू किया है, कोई चेक बुक किया है तो उसके चार्जेस लेते हैं। इंटरेस्ट आपको सेविंग्स में अगर मिला है तो वो उसके भी आते हैं, जो आपको पता नहीं है, बात करने पड़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, जब आप देते हैं ओवरड्राफ्ट हो जाता है तो आप इंटरेस्ट देते हैं, जो चार्ज आपको पता नहीं है, जब बैंक ने एक्चुअली डेबिट करता है तब आपको पता चलता है। उसी तरह बैंक कलेक्शन ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में, जब कभी भी कलेक्ट करने के लिए करता है तो उसके चार्जेस लेते हैं बैंक, जो आपको पता नहीं रहता है, जब आप एंट्री होती है पासबुक में, स्टेटमेंट में, तब देखते हैं, तब आप अपने कैश बुक में एंट्री करते हैं। उसी तरह पेमेंट बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, अगर किसी का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है जो आपके अकाउंट में डालना है, वो एंट्री आती है तो भी आप आइडेंटिफाई करते हैं, कहाँ से? पासबुक से, स्टेटमेंट से, तब आप अपने कैश बुक को अकॉर्डिंगली एंट्री करते हैं, उसमें अपडेट करते हैं। डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर, कई बार होता है कस्टमर, आपके कस्टमर है जो डायरेक्टली आपके अकाउंट में लगा दिया है चेक, जब आपके पास अकाउंट में पैसा आता है तब आपको क्लियर होता है, अदरवाइज ऐसे नहीं होता। जब आएगा तो आपको कैश बुक भी अभी आपको बताया नहीं, वहीं से एंट्री कर दिया, अब वहां से चेक लग गया, चेक लगने के बाद जब क्लियरेंस आता है तब आप अकॉर्डिंगली अपने कैश बुक को अपडेट करते हैं। अब चलो एक चीज देखो, यहाँ पे एक एक चीज क्या है कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे, 30 अप्रैल 2023 को मिस्टर शर्मा रिव्यूड हिज रिकॉर्ड एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग, कि उनका जो क्लोजिंग बैलेंस है एज पर बैंक स्टेटमेंट वो 10,000 है। He noticed that the check amounting ₹3,000 which he had deposited in bank were not yet credited, deposit किया था, ठीक है। Check worth ₹1,500 issued by him had not been presented to the bank for payment. His checkbook showed a balance of ₹12,000। अब देखो कैश बुक, यहाँ पे आ गया कैश बुक और यहाँ पे है पासबुक, ये दो अलग अलग आ गए, ठीक है। ये जो एंट्री है वो किसके हैं? वो पासबुक के हैं, और ये जो है ये कैश बुक के हैं। तो ऑन रिव्यूइंग हिज कैश बुक मिस्टर शर्मा फाउंड दैट he had overstated an entry of 500. The bank had credited interest of 700 which he had not recorded in his cash book. Bank charges 700 which he wasn't aware were debited by the bank. अब मुझे ये बताओ कि क्या क्या होगा इस सिनेरियो में। एक चीज याद रख लो, जब कभी भी थंब रूल मैंने बताया है, इसमें एक थंब रूल है, देखो बैंक स्टेटमेंट में जब कभी भी जो चेक डिपॉजिट होगा ना, वो डिपॉजिट होगा वो हमेशा ऐड होगा, और जब चेक इशूड होगा वो हमेशा सबट्रैक्ट होगा, लेस करेंगे, ठीक है।
अब आ जाओ पासबुक कैश बुक में, ये दो एंट्री याद रखना। कैश बुक में जब अगर ऐसा लगे कि ओवर स्टेटेड है, ओवर स्टेटेड मतलब अंडर रहेगा, तो क्या होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। और बैंक हैज क्रेडिट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अगर क्रेडिट किया है बैंक तो ऐड करेंगे, और चार्ज लिया है तो लेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। याद रहेगा ये। अब यहां से जल्दी जल्दी एंट्री बताओ मुझे कि यहां पे क्या होगा। चलो थोड़ा सा मैं आप लोगों को आसानी कर देता हूं, बताओ मुझे क्लोजिंग बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट कितना है। 10,000। हाँ 10,000, वेरी गुड। ये चलिए 10,000 यहाँ पे लिखते हैं। चलिए ऐड कितना होगा, चेक, ऐड करेंगे 3,000। 3,000 ऐड करेंगे, और क्या करेंगे हम लोग 1500 माइनस 1500 माइनस करेंगे। तो एडजस्टेड बैलेंस क्या आएगा यहाँ पे 11,1500 10,000 प्लस 10,000 3,000 प्लस 3,000 माइनस माइनस 1,500 500 इज इक्वल टू 11,500। कितना आएगा। अब बैलेंस एज पर कैश बुक, यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कितना करेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक कैश बुक यहाँ 12,000 से शुरू रुपए। हो रहा है, आपका कैश बुक यहाँ से शुरू हो रहा है ना। 12,000 है इसमें, 12,000 है। चलो यहाँ पे दूसरा कलर मैं यूज करता हूँ तो क्लियर होगा। हाँ नहीं नहीं ये नहीं हुआ, कुछ और कलर लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ चलो ये 12,000 है ना। सब्ट्रैक्ट कितना करेंगे 500 500 करेंगे। ऐड कितना करेंगे इसमें, ऐड भी करेंगे या सब्ट्रैक्ट 700 700 200 700 सब्ट्रैक्ट कितना करेंगे 700। 11,500 अब यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या करेंगे हम लोग 12,000 11,500 प्लस, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस 500 फिर प्लस प्लस 700 माइनस 700 माइनस 700 11,500 11,500 ये आपका क्या आया, एडजस्टेड कैश बैलेंस। मैच कर गए दोनों, हमने यस। पासबुक को और कैश बुक को टैली करा दिया, हो गया ना, खत्म हो गया, पासबुक में चैंपियन बन गए। अब आप पासबुक में चैंपियन बन गए, आप ट्रायल बैलेंस में चैंपियन बन गए। यहां तक किसी को कोई इशू, चलो नो यस करके जल्दी जल्दी बोलो, सुप्रीम कोर्ट का अभी से ऑर्डर आना शुरू हो गया। इशू है, नो सर नो सर। चलिए सारे लोग जल्दी जल्दी करो, क्लियर क्लियर। सारे लोग जिनसे भी मैं बोला सारे लोग बताएंगे क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, मैं एक एक को फोन करना शुरू कर दूंगा फिर। क्लियर, ठीक है। गंगाधर सो गए क्या, मैंने खत्म कराना है ना। हाँ ठीक है समझ में आ गया। इस बार क्लियर करना गंगा किसी भी कीमत पे। पीछे वाले चैप्टर रह गए वो रिपोर्टिंग वाले, वो कल करेंगे ना। चलो ये तो खत्म हो गया गुरु। यहाँ पे आज के 2 चैप्टर हम लोगों ने बहुत आसानी से आपको मैंने बता दिया। ये 2 चैप्टर हम लोग के फिनिश हो गए, 2 चैप्टर और बचे हैं इसमें। देखो इसमें लास्ट चैप्टर जो है वो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो एग्जाम में जब आप इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम दे करके आएंगे तब मैं बताऊंगा वो चैप्टर। वो 2 चैप्टर मैं आपको 3 दिन पहले बताऊंगा, और उसका टेक्निक है ताकि आप भूलो नहीं। उससे 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे।
मैं आपको सारे जो उसमें से जो क्वेश्चन आते हैं ना, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 28 है, उसको मैं एक तरह से आपको स्टोरी में बताऊंगा जो आपको याद रहेगा। तो वो मैं 2-3 चैप्टर है जो सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का कल जो होगा वो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, और फिर ये होगा बैंक ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। इसके बाद मॉड्यूल हम लोग का ए फिनिश हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या शुरू करेंगे उसके बाद या तो मॉड्यूल डी शुरू करेंगे और फिर या तो मॉड्यूल बी शुरू करेंगे। देखो कौन सा शुरू करते हैं। मे बी मोस्ट प्रोबेबली मॉड्यूल बी करेंगे, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस हो गया ना, इसके बाद फाइनल स्टेटमेंट बनाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो फिर देखते हैं। चलो यहाँ तक कुछ और बोलना है, कुछ और समझना है? कैसा रहा सेशन? बढ़िया। अभी अभी आज फिर से आज हार्दिक, अब कल कल पहले याद दिलाना, जो स्टोरी सुना लिया ना, इसलिए। अच्छा रहा सर, चलिए बढ़िया है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? अब अकाउंटिंग आप लोगों को क्लासेस, बदर अबाउट द क्लासेस, मुझे ये बताओ कि अब अकाउंटिंग आपको इजी लग रहा है? आपको लग रहा है कि अब सब, मतलब यू आर अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी टर्म विच इज गिवन इन द बुक? पहले लग रहा था यार ये नाइटमेयर है, अभी लग रहा है कि नहीं, है ना? गुड 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 गुड। चलिए ठीक है, चलो फिर अब बाद इंटरेक्शन अब हम लोग बात करेंगे। यस, इट्स वेरी टू अंडरस्टैंड। चलिए अब अभी अभी चलते हैं, अभी आज के लिए सारी कहानी बंद करते हैं, मुझे बार बार कॉल आ रहे हैं कि आप कीजिए, मैं चला। गुड नाइट, बाय, सुबह खैर, कल बात करते हैं। चलिए, ओके।